इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से अपने पोर्शन तक आई। किचन का पिछला दरवाज़ा अध खुला था। चोरी छुपे बाहर आमदोरफ्त का अच्छा रास्ता सेट किया है तुमने। माजिया के हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची। किचन का जो दरवाज़ा अंदर वाले बरामदे की सिम था, इसी में राहील खड़ा था। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे घर में इतनी आज़ादी है, जब जी चाहे मुँह उठाकर कहीं भी चल पड़ती हो। वो जो कुछ भी कह रहा था इसकी फितरत और आदत के ऐन मुताबिक था। वो मेरे सगे चचा का घर है, वहाँ मैं किसी भी वक्त जा सकती हूँ। मगर वो इससे भी घटिया बात कह रहा था, और सगे चचा ज़ात का भी। उनसे भी जब दिल चाहा मिल लिया जाता होगा। ये रंग ढंग हमारे यहाँ चलने वाले नहीं है माजिया साहिबा, अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। अम्मी बता रही थी कि तुम लोगों का इस फ्लैट को बेचने का प्रोग्राम बन रहा है, क्या ये बात सही है? वो हमेशा इसी टोन में बात करता था, मगर आज माजिया को बड़ा अजीब सा लगा। सुनो माजिया, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, मुझे ये बात कतई मंजूर नहीं। तुम्हें ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हम फिर सारी ज़िंदगी इतना बेहतरीन घर नहीं बना सकेंगे। मैं तुम्हारे घर वालों की इस तरह की बेवकूफ़ियों को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। सुन लो ये बात अच्छी तरह। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारा सा नावलेट आपके लिए हाजिर है, जिसका नाम है एक आंसू एक सितारा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावलेट की तरफ। वैन वाला हारन पे हारन दिए जा रहा था। सब्र नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। ज़रा सी देर हो जाने पर बड़बड़ाने लगता था। माजिया ने भाप उड़ाती चाय का एक बड़ा सा घूंट इस हंगामी सूरत हाल में भी ले ही लिया। आज स्कूल से वापसी पर बड़ी आपा के घर हो आना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ से अब तक कोई पूछने तक नहीं जा सका है। अपना बैग और फाइल संभालते जब वो बड़ी तेज़ी से बरामदे में से गुजर रही थी तो पीछे से किसी की आवाज़ आई। ज़ुबान अभी तक तेज़ चाय की तासीर से जली जा रही थी। माजिया ने इस बात में सर हिला दिया, मगर उन्हें तसल्ली नहीं हुई। खाली सर मत हिलाओ, मेहरबानी करके याद से चली जाना। एक ही सगा रिश्ता है मेरा यहाँ, किसको कदर है। इन्हें आदतन शिकवे शिकायतें हर वक्त याद रहते, वरना खाला की अहमियत यहाँ इस घर में सबसे ज़्यादा तस्लीम की जाती थी। और ख़ुद माजिया के लिए वो कितनी अहम थी ये भी सभी को पता था। चली जाऊँगी, आप फ़िक्र मत करें, वहाँ पहुँचकर आपको फ़ोन भी कर दूँगी। उन्हें इत्मीनान दिलाते वो बाहर निकल आई। बाहर अहाते में हस्बे मामूल सूखे पत्ते और नीले काले प्लास्टिक के शॉपर हवा के साथ चकराते हुए फिर रहे थे। माजिया को बड़ी कोफ भरी थकान का एहसास होने लगा। ये रोना तो रोज़ का था। हर दिन वो उससे पहर लग कर एक एक दिन का एक एक ज़र्रा समेटती और रात भर में फिर से सारा कुछ दोबारा जमा होकर इसके सब्र का इम्तहान लेने के लिए आ मौजूद होता। घर के सामने खुली सड़क और गेट के नीचे से खुली जगह। जिन दिनों भी हवाएं तेज़ चल रही होती यही मसला खड़ा रहता। माजिया ने बड़े रश्क से बाएं हाथ पर अहाते में बने अनवर चचा के छोटे से पोर्शन की तरफ देखा। सरसब्ज़ व शादाब, ज़मीन तो क्या दीवारें और खिड़कियों के छज्जे तक हरियाल में डूबे डूबे से। आंखों में रोशनी सी बढ़ती हुई महसूस होती थी। इस वक्त इतनी भी रियायत खुद को नहीं दी जा सकती थी, वक्त को जैसे पर लगे हुए थे। स्कूल की छुट्टी होने तक खाला के घर जाने की खुशी सवार रही। वहाँ बवजह इसके खातिर मदारात भी बहुत होती थी। हेड मिस्ट्रेस साहिबा ने कुछ बात करने के लिए आज सारी टीचर्स को रोका हुआ था। सालाना फंक्शन करीब आ रहा था, इसी की तफसीलात तय हो रही थी। ये फजूल किस्सा भी आज ही छेड़ना था। बेचैनी से पहलू बदलते इसने साथ बैठी नादरा से सरगोशी की। क्या बात है मिस माजिया? नादरा के बजाय हेड मिस्ट्रेस उसकी तरफ मुतवज्जा थी। उनकी निगाह कितनी तेज़ है ये सब ही के इल्म में था, और ये भी वो कितनी जल्दी जल्दी बुरा मान जाती हैं। सारी टीचर्स गर्दन मोड़ कर माजिया की तरफ देखने लगी। यूँ सबको अपनी तरफ मुतवज्जा होता पाकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो ही जाती अगर इसके सर पे खाला के घर जाना सवाल ना होता। मैडम, मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है, अगर आप इजाज़त दे दें तो। अब पता नहीं इसके लहजे की लजाजत ने काम कर दिखाया या फिर आज उनका मूड ही अच्छा था। बहरहाल काम बन ही गया। ठीक है, आप चली जाएं, फिर किसी वक्त आपसे बात हो जाएगी। साथ ही टीचर्स में इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखकर कुछ तो वाकई पहलू बदल कर रह गई। चंद एक मुस्कुरा भी दी। ऑफिस से गेट तक का सफ़र दिल तो यही चाह रहा था कि दौड़ कर 2 मिनट में तय कर लिया जाए, मगर अपने रुतबे का बहरहाल ख्याल था।
बड़ी मतानत से कदम बढ़ाते हुए आसपास से गुजरती लड़कियों के सलाम का जवाब देते वो गेट तक चली आई। स्कूल के सामने ही के रिक्शा लाइन में खड़े रहते थे। अपने वैन वाले को वो सुबह ही स्कूल पर उतरते हुए वापसी के लिए मना कर चुकी थी। स्कूल से खाला का घर ज़्यादा दूर नहीं था, मगर इस तरफ की सड़कें बेहद ख़राब थीं। खाला का घर सड़क से अंदर की तरफ मुड़ती हुई पतली सी गली में था। आम हालात में तो रिक्शा वाला किसी न किसी तरह अपनी महारत का इजहार करता अंदर तक पहुंचा ही देता था। आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कोने वाला घर ज़ेर तामीर था। ईंटें, रेती, बजरी, सरिया, सारे ही लवाजमात हस्बे रिवायत बहुत एहतमाम के साथ नुक्कड़ पर ही सजे हुए थे। और एक नौउम्र सा लड़का मोटा सा पाइप हाथ में लिए पूरी दिल जमी से थोड़ा हट कर रखे हुए ईंटों के ढेर पर पानी बहा रहा था। सड़क के सामने की तरफ एक छोटा सा तालाब आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आता जा रहा था। जिस तरह दूसरे लोग बचते बचाते इधर से निकलते थे, उसी की तकलीद माजिया ने भी की। आने जाने वालों की परेशानी से कतई बेनियाज होकर तरक्याती काम पूरे ज़ोर व शोर से जारी था। हम लोग कुछ भी हैं, बहैसियत कौम बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त वाले। सुबह से शाम तक कदम कदम पर दसियों मसलों का सामना करते हैं, फिर भी जितना बन पड़े खुश भी रह ही लेते हैं। खाला के घर तक आते आते बड़ी संजीदगी से सोची गई। लोहे का छोटा सा गेट हस्बे मामूल खुला पड़ा था। खाला बिल्कुल सामने बैत की पुरानी सी कुर्सी पर बैठी कीनू छील छील कर खा रही थी। इसे देखते ही खिल उठी। मुझे पता था, और कोई आए ना आए, मेरी माजिया तो ज़रूर मेरी तबीयत पूछने आएगी। गोद में रखी कीनू की टोकरी की वजह से वो इसके इस्तकबाल को उठ तो ना सकी। बैठे बैठे दस्ते शफ़क़त फेर दिया। माजिया करीब पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। जब से सामने वालों ने अपने घर की तीसरी मंजिल तामीर करवा ली थी, छोटे से सहन में उतरने वाली धूप बस बराए नाम ही रह गई थी। सौ दोपहर में भी शाम का सा समा लगता था। आप यहाँ ठंड में क्यों बैठी हैं? इससे तो बेहतर है छत पर जाकर ही धूप खा लिया करें, आपके जोड़ों के दर्द को भी आराम आएगा। हमारे नसीब में ऐसी फुर्सतें कहाँ। ऊपर जाकर बैठ जाऊँ, नीचे सारा घर चौपट हो जाए। उन्हें ये कमाल की खुशफहमी थी कि सारा घर उन्हीं के नातवा कंधों पर धरा है। तभी किचन में से राहत भाभी ने झांका। खाना लगाऊं माजिया? ये भी कोई पूछने की बात है? बच्ची स्कूल से सीधी इधर ही आ रही है, तो दोपहर का खाना तो खाएगी ही। खाला का नर्म शफीक लहजा राहत भाभी को मुखातिब करते अजनबी और खुलदरा सा हो जाता था। माजिया को ऐसे मौका पर हमेशा ही शर्मिंदगी से होने लगती। मंजर भाई का कोई फ़ोन आया? हाँ, फ़ोन तो आता ही रहता है। परसों ड्राफ्ट भी आया था, तुम्हारे खालू जाकर बैंक में जमा करवा कर आए हैं। ड्राफ्ट का मतलब खैरियत से ही लिया जाता था। माजिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, भाभी को कब तक बुलाने का प्रोग्राम है इनका? कीनू छीलते हुए खाला का हाथ ज़रा सा रुका। क्यों? भाभी को वहाँ बुलाकर क्या करना है? खैर से अकेला तो नहीं है वहाँ, बहन बहनोई के पास रह रहा है। यहाँ से ज़्यादा खिदमत मोहब्बत हासिल है इसे। बहनों का बस चले तो जान भी भाइयों पर वार दें। बीवी को क्या दर्द होगा? आज भेज दूँ तो 2 दिन में मेरे बेटे की सारी कमाई उजाड़ के रख देगी। माजिया तो पूछ के पछताई। खाला का इजहार ख्याल बाआवाज़ बुलंद था, और राहत भाभी के लिए तो वैसे भी उनका एक बड़ा मखसूस जुमला था, मुझे क्या इसका डर पड़ा है? इस वक्त भी यकीनन उन्होंने सामने किचन में ये सुना ही था। बेहतर था बात बदल ही दी जाती। घर में इस वक्त और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। साबी तो पड़ोसन के साथ बाज़ार गई है। पिछले साल के कॉटन के सारे सूट पुराने हो गए, और इसे रेशमी कपड़े ना तो पसंद हैं और ना ही सच्ची बात है कि उनमें चैन आता है। गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंडे। राहील अभी ऑफिस ही नहीं आया। माजिया की पूछने पर वो तफसील बताने लगी। सामने से राहत भाभी खाने की ट्रे लिए चली आ रही थी, प्रिंटेड रेशमी जोड़ा पहने। इनके पास इस किस्म के कई जोड़े थे जो वो सालों से बदल बदल कर पहन कर भी बोल नहीं हो रही थी। शायद माजिया को ना चाहते हुए भी कुछ याद आने लगा। रेशमी कपड़ों की तो बात ही और है, सालों पहन लो, फटने का नाम नहीं लेते, ना ही रंग हल्का पड़ता है। मैंने तो राहत को सख्ती से कह रखा है कि घर में यही पहना करो। आने जाने वालों पर भी अच्छा तासर पड़ता है कि घर की बहू कितने अच्छे हाल में दिखाई देती है। बेकार की नाजुक मिजाजियाँ पालने से क्या हासिल? खाला को इसने कई बार अम्मी से कहते हुए सुना था। मैं ले लेती खाना वहीं किचन से भाभी, आपने इतनी। खाला की बख्शी हुई शर्मिंदगी मिटाने के लिए माजिया ने कुछ कहना चाहा। यहाँ ऐसी बातों का रिवाज ही नहीं था। खाला ने बात भी पूरी नहीं होने दी। कोई बात नहीं, तुम कौन सा रोज़ आती हो, सवेरे की निकली हो, थोड़ी देर तो आराम करना हक बनता है।
اور یہاں صبح سے ایسے کون سے بڑے کام تھے کرنے کے لیے؟ راحت بھابھی چپ چاپ آگے بڑھ کر برآمدے میں بچھی چھوٹی سی میز پر کھانا لگانے لگی۔ مازیہ خود ہی آگے بڑھ کر میز پر رکھی چیزوں کو ادھر ادھر رکھنے لگی۔ ابھی ان لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ مازیہ نے اصرار کر کے راحت بھابھی کو بھی ساتھ ہی بٹھا لیا۔ خالہ تو خیر پہلے ہی آ کر بیٹھ چکی تھی۔ کباب صحیح طور پر تلے نہیں گئے تھے، گوشت کچا تھا، سبزی صحیح طور پر کٹی ہوئی نہیں تھی، ہر شے میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی۔ یہ خالہ کی کمنٹری تھی جو سارا وقت جاری رہی، جبکہ مازیہ کو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے خالہ کی تصحیح کرنا چاہی، انہوں نے اس کی بھی نہیں سنی۔ ہم نے نہ ایسا کھایا نہ پکایا۔ راحت بھابھی اتری سی شکل لیے برائے نام کھاتی رہیں۔ پھر جب وہ دونوں بھی فارغ ہو گئیں تو برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئیں۔ مازیہ نے ان کے پیچھے جانا چاہا، خالہ ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئیں۔ مجھے بہت سی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ خالہ کا کمرہ گھر میں اوپر نیچے بنے 5 کمروں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ دبیز قالین، بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور دیوار گیر الماریاں جن میں مسکت سیاہی ساری سوغاتیں بند رہتیں۔ کمرے کی آرائش میں آئے دن کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اب وہ اتنا بھر چکا تھا کہ گھستے ہی تنگی کا احساس ہوتا تھا۔ آپ یہ کارٹن وغیرہ تو اسٹور میں رکھوا دیں، تھوڑی جگہ ہی کھل جائے گی۔ ایک طرف اوپر نیچے کر کے رکھے ہوئے گتے کے کارٹن، سوٹ کیسز کے ڈھیر کو دیکھ کر مازیہ کو عجیب ہی وحشت ہوتی تھی۔ آخر تو ہے نا بے وقوف، اس طرح مسکرائیں، کسی نرسری کلاس کے بچے کی معصومانہ رائے پر مسکرایا جاتا ہے۔ اسٹور میں رکھ دیا تو کیا بچے گا ان میں؟ دن بھر میں 10 چکر تو راحت کے لگتے ہی ہیں بہانے سے۔ چند دن میں ہی سارے خالی کر کے میکے میں پہنچا دے گی۔ ان لوگوں کو کہاں نصیب ایسی چیزیں ہیں، سب کی نظریں میرے منظر کی کمائی کی طرف ہی گئی ہوئی ہیں۔ مازیہ خاموش سی ہو رہی، اس سے ان کی ذہنیت پر ہمیشہ ہی دکھ ہوتا تھا۔ نہ راحت بھابھی ایسی تھی، نہ ان کے گھر والے، بلکہ مازیہ نے تو خاص موقعوں کے علاوہ ان لوگوں کو کبھی خالہ کے گھر بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جلد سے جلد تمہیں اس گھر میں لے آؤں تو ساری دیکھ بھال تمہارے سپرد کر کے خود سکھ کا سانس لوں۔ انہوں نے بڑی چاہت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پر مازیہ مسکرائی بھی نہیں، گو کہ خود اس کے اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی۔ خالہ جو بار بار یہ فضول سی چوکیداری اس کے سپرد کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی تھی، وہ بڑی کوفت کا احساس پیدا کرتا تھا۔ تبھی راحیل اندر چلایا۔ آج پھر تم آئی بیٹھی ہو، تم سے اپنے گھر میں ٹک کر کیوں نہیں بیٹھا جاتا ہے؟ خالہ کی ہیں کہ باوجود بھی وہ جو جی میں آیا کہتا چلا گیا، جب دیکھو موجود، بہت زیادہ مہمانداری کروانے کا شوق ہے۔ ہمیشہ ہی اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتا تھا۔ مازیہ کو ذرا بھی برا نہیں لگتا۔ خالہ کو اگر راحیل بے حد پیارا تھا تو مازیہ بھی کم عزیز نہیں تھی۔ اس کی دل جوئی ان پر فوراً ہی فرض ہو جاتی۔ مازیہ کا اپنا گھر ہے، کون ہے جو اسے یہاں آنے سے روک سکتا ہے؟ جنہیں اس کے آنے سے جلن ہوتی ہے بے شک جلتے رہیں۔ راحت بھابھی بیچاری راحیل سے کھانے کا پوچھنے کے لیے دروازے میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ نے بلا واسطہ طور پر ان کو ہی سنا ڈالی۔ اس بار مازیہ نے بھی دھیان نہیں دیا، سارا دھیان راحیل کی طرف تھا، جو بدستور تیوری پر بل ڈالے خالہ کے سر پہ سوار تھا۔ میرے کوئی کپڑے استری نہیں ہیں، نہا کر پہنوں تو کیا؟ معلوم نہیں آپ لوگ صبح سے گھر میں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ راحیل کا غصہ، تند مزاجی سارے خاندان میں مشہور تھی، اور اپنی اس خوبی کو وہ کسی آئے گئے کے سامنے چھپانے کا بھی قائل نہیں تھا، ذرا بھی برداشت نہیں تھی۔ خالہ سارا دوش صابی اور راحت بھابھی پر ڈالتے ہوئے اٹھنے لگی تو مازیہ نے جلدی سے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ یہ لو، اور ذرا جلدی اور طریقے سے کرنا۔ کپڑے بیڈ پر پھینکتے ہوئے واپس باہر چلا گیا۔ خالہ بھی پیچھے پیچھے گئیں۔ راحیل کے آتے ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی۔ پوری کوشش کرتی کہ اس کے خلاف مزاج کوئی بات نہ ہونے پائے، پھر بھی مازیہ کو مستقل اس کے بولنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ مازیہ استری کرتے ہوئے مستقل مسکرائی گئی۔ اسے راحیل پسند بھی تھا، اور اس کا مزاج بھی بالکل فلموں افسانوں کے ہیروز جیسا، شروع میں چڑچڑا بد مزاج بیزاری کا اظہار کرتا ہوا، پھر بے حد نرم ملائم لب و لہجے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا، یعنی مکمل کایا پلٹ۔ خود بڑی چاہ بڑے ارمانوں کے ساتھ اسی کایا پلٹ کی منتظر تھی، اور اپنی خوش قسمتی پر نازاں بھی خوبصورت برسر روزگار افسانوی مزاج والا منگیتر۔ اس کے تمام پسندیدہ ہٹ افسانوں کے ہیروز کچھ ایسی ہی آن بان والے تھے۔ ساری دوستیں اس کی زبانی راحیل کے قصے سن سن کر اس پر چند سال پہلے تک جب وہ کالج اسٹوڈنٹ تھی پوری جماعت رش کیا کرتی تھی۔ ہائے مازیہ کتنی لکی ہے،
हमारे यहाँ तो दूर दूर भी ऐसे कज़न्स नहीं पाए जाते, एक से एक बढ़कर हवन्नक, जिनसे अगर सामना भी हो जाए ऐसी शाइस्तगी से सलाम दुआ करके मुस्कुराते हुए आगे चल देते हैं कि बस। दोस्तों को इस तरह के किस्से सुनाने का लुत्फ़ ही और था। साल डेढ़ साल पहले मिलने वाली प्राइमरी स्कूल की जॉब से अगर कुछ फ़ायदे हासिल हुए थे तो दोस्तों को इस तरह से मुतासिर करने की खुशी भी हाथ से जाती रही थी। स्कूल में ले देकर एक नादरा ही थी जो हम उम्र की बिना पर निस्बतन करीब थी, बाकी तकरीबन सारी ही घरेलू मसलों उलझनों का शिकार, जिनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो माजिया के चेहरे पर हर वक्त खेलती मुस्कुराहट का सबब जानने की कोशिश करती। उकताई हुई, बेजार। बाहर के रुख पर खुलने वाला बड़ा कमरा सबका पसंदीदा था। टीवी और डाइनिंग टेबल भी यहीं रखी हुई थी। घर में टीवी लाउंज की कमी इसी कमरे ने पूरी कर रखी थी। इस वक्त भी जुमला अहले खाना की यहाँ पर हाज़िरी पूरी थी, अम्मी, अब्बा, शानी और मासिया। और जो ज़िंदगी में बहुत सारा कीमती वक्त हम रंज और पछतावों की नज़र कर देते हैं, वो भी अक्सर एक और गलती के सिवा कुछ नहीं होता। जब ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है तो पीछे पलट कर देखने पर एहसास होता है कि जिन बातों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों दो भर किए हुए थे वो तो इस काबिल भी नहीं कि इन्हें कहीं रुक कर दो घड़ी के लिए याद भी किया जाए। मगर क्या है कि हम माजी परस्त लोग हैं। हाल से ज़्यादा बीत जाने वाले कल से जुड़े रहकर ही नहीं हमें खुशी और तसल्ली मिलती है। यादों की अहमियत अपनी जगह। अब्बा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी नर्म शफीक लहजे में की गई नसीहतों को बज़ाहिर बड़ी तवज्जो से सुना जा रहा था। ये रोज़ाना का मामूल था। रात के खाने के बाद जब सब लोग इकट्ठे होकर बैठते तो अब्बा यूं ही कोई छोटी सी बात नसीहतन ज़रूर कहा करते। सुनने को तो सभी सुना करते थे, मगर अब्बा का असल सामे शानी था। अब्बा की एक एक बात को न सिर्फ सुनता बल्कि याद भी रखता और अक्सर औकात उनसे बहस भी करता। ऐसे में अब्बा की खुशी दीदनी होती। माजिया को यकीन था कि अब्बा शानी को हू बहू अपनी कॉपी बनाना चाहते हैं। असूल पसंद, दियानतदार और गलत को गलत कहने का हौसला रखने वाला। और अपनी इस कोशिश में 99% तो कामयाब हो ही चुके थे। छोटे छोटे नुकसान शुमार करने बैठ जाओगे, आगे बढ़ने की लगन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। नौजवान हो, तुम्हारे सामने तरक्की का वसी मैदान है। दिल बर्दाश्ता होकर बैठ रहने की कोई एक भी वजह नहीं होती। माजिया ने कुछ अटती सी निगाह शानी के चेहरे पर डाली। पिछले दिनों एक बार फिर इसकी नौकरी ख़त्म हो गई थी और बेरोज़गारी की एक कड़ी आजमाइश जो बार बार इसके हिस्से में आ जाती थी। अब्बा की दिलजोई के सहारे ही थोड़ी बहुत आसान हो जाया करती थी। अब्बा, गुस्सा तो आता है ना, और जब लोग सरासर गलत होने के बावजूद भी हमसे जीत जाते हैं, धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। दिल में एक वो दोनों हाथों को एक दूसरे से दबाते हुए अपनी बात कहते कहते एकदम खामोश हो गया। बेरोज़गारी के दिनों में इसके लहजे की तलखी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि सभी को साफ महसूस होता है। अब्बा चंद लम्हे खामोश सी नज़रों के साथ शानी के चेहरे को तके गए। मगर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा तो नहीं होता, उल्टा आप ख़ुद को अंदर से कमज़ोर कर लेते हैं और इसी गुस्से को अगर मस्बत तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यही आपकी ताकत बन जाएगा। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो फिर से समझाना शुरू हुए। शानी का सर झुका हुआ था। इस बार माजिया ने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे के तासुरात भी ना देख सके। इस गुस्से का दिल में दबा लेना ही बेहतर है। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा इन नाइंसाफ़ियों की जो तुम्हारे साथ हुई हैं, और यही चुभन तुम्हें कुछ कर दिखाने के लिए बेचैन किए रखेगी। यकीनन तुम एक ना एक दिन कुछ करके दिखाओगे। अब्बा के समझाने का तरीका कुछ इस तरह होता था कि इंसान को नाउम्मीदी के कहर में से चमकीली रोशन बारीक से किरण नमूदार होती महसूस होती थी। क्या कर सकते हैं अब्बा, हमारे जैसे लोग। यहाँ के सिस्टम से लड़ना आसान नहीं, तो इस खोखले मुनाफिक सिस्टम से बगैर लड़े ही हार मान कर बैठ जाओगे। अब्बा के लहजे की हलीमी तंज़ आमेज़ी में बदलने लगी। अरे मियाँ, तुम्हारी नस्ल के लोग इस तरह हार मान कर बैठ गए तो फिर इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बजाय इस बात पर शुक्र करने के आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, तकसीम के वक्त की खून रेज़ी सौबतों को झेलने से बच गए हो। ये बात तुम लोगों की समझ में आकर ही नहीं दे रही। कहाँ थे तुम? सारा दिन शक्ल ही नहीं दिखलाई। अम्मी को हदीद से वैसी भी मोहब्बत थी। इस वक्त इसकी आमद और भी अच्छी लगी कि अब्बा और शानी की बातों के दरमियान इन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बस ताई अम्मी ऑफिस से आकर सो गया, फिर उठा तो कल जो मासी कपड़े धोकर गई थी अब तक यूं ही पड़े थे। उन सबको इस्त्री करके हैंग किया, फिर खाना वगैरह गर्म करके अब्बा को डिनर कराया। इसके बाद कुछ दवाएं और ब्रेड वगैरह लेने चला गया।
बस अब फारिग हुआ तो यहाँ सादा से लहजे में अपनी मसरूफियत सुनाता चला गया। माजिया के होंठों पर खुद ब खुद एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। हदीद की शख्सियत बड़ी मुनज़्ज़म थी, हर बात की फ़िक्र, हर जिम्मेदारी अपने सर लिए रखने का शौक़। माजिया को खामा-खा की चिढ़ होने लगती थी इसके सुघड़ बीबियों वाले अंदाज से। कमरे में एकदम ही हल्की सी ठंडक का एहसास होने लगा। माजिया की निगाह दरवाजे की तरफ उठी तो वो थोड़ा सा खुला हुआ था। मालूम नहीं हदीद से कैसी चूक हो गई थी, उठने ही लगी थी कि हदीद खुद ही पलटकर दरवाज़ा बंद कराया। कितनी ठंडी हवा है, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि कमरा ठंडा हो जाएगा। थोड़ी बहुत ठंडक का मज़ा ले लेने में भी कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ तो वैसे भी सर्दी बेचारी यूँ ही अपनी चंद रोज़ा झलक दिखाती है। हालांकि सर्दियों के आती उनका जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ जाता था, फिर भी वो मौसमों को खातिर में लाने वाले इंसान नहीं थे। अनवर क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? बैठ गया होगा किसी पुराने मैच की रिकॉर्डिंग सुनने। तभी इन्हें अनवर चचा की गैर हाजिरी याद आई। आज जल्दी सो गए, थोड़ा बीपी हाई हो रहा था तो अपनी टैबलेट जल्दी ले ली। अब्बा कुछ परेशान होकर हदीद की शक्ल देखने लगे। बीपी हाई हो रहा था, डॉक्टर के पास ले जाना था। ऐसी गफलत अच्छी नहीं है, और तुम कम अज़ कम मुझे तो आकर बता दिया करो कोई ऐसी बात हो तो। हदीद अब्बा की कुर्सी के साथ रखे फ्लोर कुशन पर बैठा हुआ था। उनके घुटने पर हाथ रखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, परेशानी वाली कोई बात नहीं है ताया अब्बू। पिछले हफ्ते जो सारा दिन लगकर अब्बा ने चने की दाल का हलवा बनाया था, असली घी में, सारा इसी का किया धरा है। खाना तो 3 वक्त ही खाया जाता है, मगर वो हलवा बतौर स्नैक दिन में न जाने कितनी बार खाया जाता है। अब ज़ाहिर है इतनी चिकनाई ने कुछ ना कुछ असर तो दिखाना था ना। अब्बा कुछ सोच कर सर इस बात में हिलाने लगे। सच्ची बात तो ये है, अनवर हलवा बनाता भी बहुत उम्दा है। बिल्कुल हमारी अम्मा मरहूमा के हाथ का जायका याद आने लगता है। तुम ऐसा करना, सारा हलवा यहाँ ला कर रख दो, ना वहाँ घर पे होगा ना ही इसे खाने का मौका मिलेगा। बजा फरमाया, सुबह ऑफिस जाने से पहले नेक काम करके जाऊँगा। हदीद की सादत मंदी पर अम्मा तिल मिलाकर कुछ कहने ही लगी थी। इसने इन्हें इशारे से पुरसकून रहने को कहा। वैसे ताई अम्मी, मेरे आने से पहले क्या बात हो रही थी? कमरे की फ़ज़ा बड़ी गर्म गर्म सी थी। बात क्या होनी है, वही शानी की नौकरी का रोना है। ज़रा बर्दाश्त नहीं है, बेरोज़गारी का आलम देखो। और ये साहबजादे लगी लगाई नौकरी को छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाते। अम्मी को हर बार शानी की नौकरी के छूटने का नए सिरे से सदमा हुआ करता था। अपनी खुशी से छोड़ता हूँ, जब बिल्कुल ही गुजारा नामुमकिन हो जाता है तब मजबूरन छोड़नी ही पड़ती है। आप ऐसे समझती हैं मुझे कोई शौक़ है घर बैठ जाने का? शानी को इस बात से बेहद कोफ्त होती थी कि अब्बा की तरह अम्मी इसकी असूली लड़ाई की अहमियत को क्यों नहीं समझ पाती। इसकी असूली लड़ाई की अहमियत को, घर में आते थोड़े पैसों को वो इसकी खुददारी से ज़्यादा अहम क्यों गर्दानती? ऐसा करो, तुम कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो, शायद तुम्हारे लिए यही ज़्यादा बेहतर हो। आजकल वैसे भी फ्रेंचाइज पर सारा खेल चलता है। मशहूर कंपनियों की ब्रांचेस से लेकर स्कूल तक मिल जाते हैं कारोबार करने के लिए। हम ज़रा तसल्ली से बैठकर जायज़ा लेते हैं किसी दिन। शानी की आंखों में पहली बार कुछ चमक सी आई। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अपना अलग रास्ता तलाशना इन बेहुदा समझौतों से तो बहरहाल बेहतर ही साबित होगा। अब अगले कई दिन यकीनन इसी लाहासिल से मसरूफ़ियत में गुजरने थे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तफसीली जायज़े, पैसों की जमा तफरीक में। अम्मी चाय के लिए 2 बार कह चुकी थी। माजिया महज सुस्ती में उठ नहीं पा रही थी, मगर अब इस फजूल डिस्कशन को मज़ीद सुनने से बेहतर इसे यही लगा कि उठकर चाय ही बना ली जाए। बच्चों का खेल नहीं है बिज़नेस। इतना पैसा कहाँ से है हमारे पास जो इस तरह के तजर्बों पर ज़ाया किया जाए? अब्बा कह रहे थे। इन्हें शानी के हौसले और सच्चाई की तो यकीनन कदर थी, शायद इसकी समझ बूझ के बारे में इतने ज़्यादा पुरयकीन नहीं थे। अब्बा और अनवर चचा के छोटे बड़े सारे असासे जोड़ जाड़ कर वो एक माकूल रकम हासिल हो जाने का दावा करने लगा। माजिया को हंसी आने लगी तो वो ज़रा सा दरवाज़े में रुक कर उसकी बात सुनने लगी। फिर जो भी कोई कमी होगी तो माजिया के नाम वाला फ्लैट भी तो है, सच वो बेच लेंगे। और जब शानी का बिज़नेस अच्छी तरह सेट हो जाएगा, इससे भी बड़ा और अच्छा फ्लैट माजिया को दिला देंगे। अच्छा, मेरे फ्लैट पर किसी को नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर दिला दोगे तुम लोग, ख़ुद को तो संभाला नहीं जा रहा है। इसने वहीं खड़े खड़े बड़ी बेमुरव्वती से साफ मना कर दिया। इस फ्लैट से इसे बड़ा जज्बाती लगाव था। परसों पहले अब्बा ने इसके नाम से बुक करवाया था। इस वक्त कीमत कम थी, मगर लोकेशन अच्छी होने की वजह से अब कीमत कहीं से कहीं पहुंच रही थी।
अब्बा का दिलाया हुआ है, कौन सा तुमने खुद ख़रीदा है? नाम से क्या होता है? कोई सचमुच तुम्हारा ही तो थोड़ी हो क्या है। शानी को अपने नए मंसूबे में कोई रुकावट फिल वक्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और सगे भाई के काम आ जाए इससे अच्छी दूसरी क्या बात हो सकती है। मैंने तुम्हें इतने छोटे दिल का कभी नहीं समझा था मासिया। हदीद बड़ी संजीदगी से तासुफ में सर हिला रहा था। तुम तो चुप ही रहो, आ जाते हो रोज़ाना नया शोशा छोड़ने। हर काम में मेरे फ्लैट को खींच तान कर लाना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मालूम नहीं तुम्हारी नज़रों में क्यों इतना चुभ रहा है वो फ्लैट। अम्मी अब्बा दोनों ही रोकते रह के, फिर भी वो गुस्से में जो मुंह में आया कहती चली गई, और बात ख़त्म होती तेज़ी से कमरे से निकल गई। चाय बनाते हुए भी इसे मुस्तकिल हदीद पर गुस्सा आए जा रहा था। 3 बेडरूम वाला खूबसूरत फ्लैट खाला और राहील को भी बेहद पसंद था। खाला तो अभी से साफ लफ्ज़ों में कह रही थी कि वो शादी के बाद माजिया राहील को इसी फ्लैट में शिफ्ट करेंगी और राहत भाभी के साथ वो खुद रहेंगी। एक मनचाही ज़िंदगी में आज़ादी का एहसास और भी खुशगवारियत पैदा करने का सबब बनने वाला था, और यहाँ सब के सब इसी खूबसूरत ख्वाब को चकनाचूर करने पर आए दिन तुल जाते थे। सरमा की पहली बारिश आज सुबह ही बरसी थी। दोपहर ठंडी खामोश नीम तारीख सी। बड़ी खाला और राहील इसी बादलों भरे समय में मिलने के लिए चले आए। एक तो इस वक्त इन लोगों की आमदी गैर मुतवक्की थी, ऊपर से घर में मौजूद सामान मेहमानदारी भी इंतहाई नाकाफ़ी। शानी भी घर पर नहीं था, जो कुछ मंगवा लिया जाता। बस अब जो भी है वही रख दो चाय के साथ। अम्मी आखिर कह भी गई थी। माजिया की खुद ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डब्बे में बचे 8-10 बिस्किट, मुट्ठी भर नीमको और फ्रीज़र में रखे 5 शामी कबाब ले जाकर इन लोगों के सामने रखते। राहील को अगले कई महीने के लिए बहुत सारे ताने देने को मिल जाते। केचप की बोतल और कल के बचे केले रखकर ट्रॉली की सोल त्याल तसल्ली बख्श नहीं नजर आई तो इसे मजबूरन किचन के पिछले दरवाजे की तरफ से नीचे उतरना पड़ा। बड़े कमरे के नीचे से गुजरते हुए माजिया ने अब्बा को भी कुछ बोलते हुए सुना। इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, कम अज़ कम इन लोगों के साथ तो आकर बैठ ही गए हैं। अब्बा की खाला और राहील के सिलसिले में नापसंदीदगी घर में किसी से भी नहीं छुपी थी, बल्कि ख़ुद इन लोगों से भी नहीं। मेहंदी की गनी भाड़ के साथ ही लकड़ी का छोटा सा गेट लगा हुआ था। अनवर चचा के पोर्शन की तरफ जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल होता था। माजिया ने हाथ बढ़ाकर हल्का सा धक्का दिया तो उंगलियों के पोरों पर लकड़ी की नमी और ठंडक का एहसास हुआ। दरवाज़ा हमा वक्त खुला ही रहता था। अनवर चचा के हरे भरे लॉन के बिल्कुल बीच में से सुर्ख ईंटों की पतली सी रविश सामने वाले गोल बरामदे तक जा रही थी। सुबह की बारिश ने सारा मंजर ही कुछ से कुछ कर रखा था। पूरे माहौल पर एक ही रंग गालिब आ रहा था, सब्ज़ काही रंग। फर्श पर बिछी घास से लेकर एक दूसरे से सर जोड़े दरख्तों और पूरी तरह से सामने वाले बरामदे की दीवारों और खिड़कियों पर चढ़ी बेलों तक सभी हरे रंग में डूबे हुए थे, जिनके बीच में खिलते हुए फूलों का रंग भी कुछ ज़्यादा ही शौक दहकता हुआ सा महसूस हो रहा था। माजिया ने गहरा सांस लेते माहौल की खूबसूरती को जैसे अंदर से महसूस करना चाहा। सब्ज़े और फूलों की मिली जुली सी महक ठंडी हवा की झोंकों के साथ सारे में उड़ी उड़ी फिर रही थी। बरामदे में अनवर चचा पुरानी सी रॉकिंग चेयर खाली पड़ी थी। अमूमन वो यहीं मिल जाते थे। अंदर सारी ही ट्यूबलाइट्स ऑन थी। अनवर चचा वो इन्हें आवाज़ देते हुए किचन की तरफ आ गई। आ जाओ बेटा, मैं यहीं हूँ। हाथ में थामे और मग में कॉफ़ी फेंटते हुए वो किचन के दरवाजे में आ खड़े हुए, मुस्कुराते हुए हशाश बशाश। आपकी भी कैसी मज़ेदार ज़िंदगी है चचा, आरामदेह और पुरसकून। जो चाहा वो कर लिया, मज़े से अपने कुंजे आफियत में बैठे रहते हैं। सच्ची बात है, इसे उन पर हमेशा रश्क आता था। छोटा सा घर, मुख्तसर सी घरदारी, मासी आकर सारा काम कर जाती थी, बाकी वो और हदीद खुद ही देख लिया करते थे। अनवर चचा के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मद्धम सी हुई। बस खुदा जिस हाल में रखे इसका शुक्र है। माजिया उनके करीब से गुजरती अंदर किचन में चली गई। इसने ना अनवर चचा के चेहरे की तरफ देखा, ना ही उनके लहजे की उदासी को नोट कर सकी। आपको तो अल्लाह ने हमेशा अच्छे हाल में रखा है चचा। इतना खूबसूरत घर, हदीद जैसा बेटा, किस चीज़ की कमी है आपके पास? मुख्तलिफ कैबिनेट्स का जायज़ा लेते वो अपनी धुन में ही थी। एक आसिया की कमी तो है ना? माजिया ने उन्हें धीरे से कहते हुए सुना तो चौंक कर मुड़ी। हाँ हाँ। चचा कॉफ़ी के मग में खौलता हुआ पानी डाल रहे थे। थोड़ी सी तुम भी पी लो, आज सर्दी अचानक ही बहुत हो गई है। इस बारिश की वजह से
حالانکہ وہ بالکل نارمل سے انداز میں بات کر رہے تھے۔ مازیہ کو وہ چھوٹا سے فکرہ اندر کہیں چبھن پیدا کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ سب کیوں انوار چچا اور حدید کی زندگی کی اس اتنی بڑی محرومی کو بڑی آسانی سے بھلائے رکھتے تھے۔ سارا کھیل شاید وقت کا تھا۔ آسیہ چچی کو اس دنیا سے گئے اتنے سال ہو گئے تھے کہ اسے تو شاید ان کی شکل بھی بھول جاتی اگر انوار چچا کے گھر میں جا بجا ان کی تصویریں نہ لگی ہوتی۔ وہ شاید تیسری کلاس میں پڑھ رہی تھی، شانی اور حدید چھٹی کلاس میں، جب بڑی مختصر سی علالت کے بعد آسیہ چچی کا انتقال ہوا تھا۔ بہت یاد کرنے پر ایک دھندلا سا منظر مازیہ کو یاد آنے لگتا تھا۔ گھر میں رشتہ دار، ملنے جلنے والی خواتین کا ہجوم، ان کے پورشن کے سامنے والے احاطے میں لگے شامیانے اور چچا کے اس خوبصورت سے باغ میں جو اس وقت کبھی اتنا ہی ہرا بھرا تھا، یہاں وہاں بیٹھے مرد حضرات اور سارے میں اندر باہر چکراتے پھرتے بچوں کا ٹولہ۔ بس ایک حدید تھا جو یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتا تھا کہ اس روز وہ کیا کر رہا تھا۔ انوار چچا کے پاس ہی بیٹھا تھا یا کہیں اندر مہمان خواتین کے ساتھ۔ بچپن کی کوئی بات اصل میں جزیات کے ساتھ یاد رہتی بھی نہیں ہے۔ یہ لو، انہوں نے کافی کا گرم کپ مازیہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ آپ کو آسیہ چچی بہت یاد آتی ہیں؟ ایک بے وقوفی بھرا سوال وہ کر ہی گئی۔ انوار چچا نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس بار مازیہ نے اینک کے شیشے سے جھانکتی ان کی شفاف مہربان آنکھوں میں ٹھہری اداسی کو بڑے واضح طور پر محسوس کیا۔ ہاں آتی تو ہے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فریج کی طرح مڑ کے۔ معلوم نہیں ایسی مسکراہٹ کو مسکراہٹ کہنا بھی چاہیے یا نہیں، مازیہ سے طے نہیں ہو سکا۔ انڈوں کا حلوہ رکھا ہے، تم کھاؤ تو میں مائکرو میں گرم رکھ دوں؟ وہ فریج میں سے ایک بڑا سا ڈونگا نکال کر اس کی طرح مڑے، تبھی مازیہ کو گھر میں چائے کے لیے منتظر دو انتہائی نک چڑھے مہمان یاد آئے جو ذرا ذرا سی بات پر برا مان لینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ خالہ اور راحیل آئے بیٹھے ہیں چچا، میں تو آپ کے پاس امداد طلب کرنے آئی تھی۔ نہ شانی ہے نہ حدید، اب تک آفس سے آیا ہے، اور نہ ابا تو ظاہر ہے اس طرح کی تکلیف کبھی اٹھائیں گے ہی نہیں، وہ بھی خالہ اور راحیل کے لیے۔ تلی ہوئی مونگ پھلی، کاجو، بسکٹ کے پیکٹ سامنے کے کیبنٹ میں سے جو چیز نظر آ رہی تھی وہ نکالتی چلی گئی۔ انوار چچا نے فریزر میں رکھے نگٹس اور کباب کے باکسز بھی نکال کر سامنے رکھ دیا۔ یہ تو واقعی عزت کا معاملہ ہے، تم کہو تو میں بازار سے کچھ اور بھی جا کر لے آؤں؟ نہیں بس بہت بہت ہے یہ۔ مازیہ ہنسنے لگی۔ ایمرجنسی کی مہمانداری کو نبھانے کے لیے انوار چچا کا کچن ہمیشہ ہی بہترین مددگار ثابت ہوتا تھا۔ گرم کافی کے کپ کو بڑے بڑے گھونٹوں کے ساتھ ختم کر کے وہ تیزی سے ساری چیزیں سنبھالتے واپس آنے لگی۔ آپ بھی وہیں آ جائیں چچا، ابھی تو کچھ کام ہے بیٹا، پھر کسی وقت، انہوں نے بڑی ملائمت سے بالکل حسب توقع جواب دیا۔ پتہ نہیں ہمیشہ سے اتنی تنہائی پسند تھے یا؟ مازیہ کو یکدم بہت سے آنسو حلق میں اٹکتے ہوئے لگنے لگے۔ جی اچھا، وہ اتنے ہلکے سے کہہ کر کچن سے باہر نکلی کہ شاید انوار چچا نے سنا بھی نہیں۔ باہر سبز کاہی رنگ کا فسوں اسی طرح پھیلا ہوا تھا، کچھ اس پار کچھ اداس اداس سا۔ وہ اس ساری خوبصورتی سے نظریں چراتی بڑی تیز رفتاری سے اپنے پورشن تک آئی۔ کچن کا پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ مازیہ نے ساری چیزیں سامنے والے کاؤنٹر پر جا کر رکھی۔ ایک بڑی فکر بہرحال دور ہو ہی گئی۔ چوری چھپے باہر آمد و رفت کا اچھا راستہ سیٹ کیا ہوا ہے تم نے۔ مازیہ کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ کچن کا جو دروازہ اندر والے برآمدے کی سمت تھا اسی میں راحیل کھڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے گھر میں اتنی آزادی ہے، جب جی چاہے منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑتی ہو۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اس کی فطرت اور عادت کے عین مطابق تھا، پھر بھی اس وقت مازیہ کو برا لگ ہی گیا۔ وہ میرے سگے چچا کا گھر ہے، وہاں میں کسی بھی وقت جا سکتی ہوں۔ بمشکل تمام اپنے غصے کو ضبط کرتے اس نے سادہ سے لہجے میں اس کی بات کا جواب دینا چاہا۔ اس سے بھی گھٹیا بات کہہ رہا تھا، اور سگے چچا ذات، ان سے بھی جب دل چاہا مل لیا جاتا ہوگا۔ یہ رنگ ڈھنگ ہمارے ہاں چلنے والے نہیں ہیں مازیہ صاحبہ، ابھی بھی وقت ہے، اچھی طرح سوچ لیں۔ نہ ہم اتنے آزاد خیال ہیں اور نہ اتنے بے غیرت کہ… چند سیکنڈ میں بات کا رخ کہیں سے کہیں پہنچ رہا تھا۔ نہ راحیل نے تھا نہ اس کی باتیں۔ مازیہ کو انتہائی دکھ کے باوجود بھی حیرت نہیں تھی۔ اس قسم کی باتیں وہ جب بھی طیش میں آتا کر جاتا۔ مازیہ چند دن رنج کرنے کے بعد آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتی، اور رہا راحیل تو اس کی کسی ادا سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اسے اپنی کہی کوئی بات شرمندگی تو کجا یاد بھی ہے۔ تم چل کر اندر بیٹھو، چائے لے کر آ رہی ہوں۔ بہت دن سے مازیہ کے ہاتھ یہ نسخہ آ گیا تھا کہ راحیل سے نپٹنے کے لیے سب سے ضروری ہے
कि इसकी हर बात को अनसुना कर दिया जाए। तभी बाहर से अम्मी की आवाज़ आने लगी। माजिया की बात का जवाब देने के बजाय दरवाजे पर ठोक कर मारता वहीं से वापस मुड़ गया। चाय नहीं बनी अभी तक? कितनी तो देर हो चुकी है। अम्मी आते ही पूछने लगी, चलो ये अच्छा किया, अनवार के घर से सब ले आई। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि बड़ी आपा इतने दिन बाद आई और बिना कुछ खाए पिए यहाँ से चली जाए। मेरी बहन है तो क्या हुआ, आखिर को तुम्हारी होने वाली ससुराल भी तो है। माजिया ट्रॉली लेकर अम्मी के साथ ही किचन में से निकलने लगी। इस वक्त ये भरी हुई ट्रॉली ले जाते हुए भी कुछ फ़ख्र का एहसास नहीं था। दिल बहुत ही बुरा हो रहा था। अरे हाँ, अभी आवाज़ कैसी आई थी? कोई चीज़ गिरी थी क्या? अम्मी ने इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी तो माजिया ने हल्के से नफ़ी में सर हिला दिया। खुद इसे अच्छी तरह पता था कि राहील ने वो ठोकर दरवाजे को नहीं बल्कि इसे ही मारी है। अंदर कमरे में बड़ी खाला कोई बड़ा दिलचस्प सा किस्सा अपनी दानिस्त में छेड़े बैठी थी और अब्बा बेजार सी शक्ल बनाए मुस्तकिल इधर उधर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए कमरे में सिर्फ एक ही मौजू की गूंज बाकी रह गई। इतने मज़ेदार कबाब और हलवा मालूम नहीं कितने दिन बाद खाया है, तुमने बनाया है? बड़ी खाला संजीदगी से अम्मी से पूछ रही थी। अब्बा वाकिफ़ हाल थे, ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। बस एक राहील था जो यूं सख्ती से लब भींचे बैठा रहा जैसे घर से कसम खा कर आया हो। कोई भी चीज़ चखनी तक नहीं है, चाय तक नहीं पी। अब्बा तक ने इसरार कर लिया मगर इसकी गर्दन मुस्तकिल नफ़ी में हिलती रही। बड़ी खाला बेचारी शर्मिंदा सी होकर खुद भी जल्दी हाथ खींच लेने पर मजबूर हो गई। राहील का रवैया उनके समझ से तो फ़िलहाल बाहर ही था। माजिया चुपचाप सी एक तरफ को बैठी रही। सारी दौड़ धूप बेकार ही गई थी। हमें यूं मांगे तांगे की चीज़ें खाने की आदत नहीं है तुम लोगों की तरह, इस बात को जहन नशीन कर लो। जिस वक्त वो लोग जाने के लिए उठते, राहील ने दानिस्ता थोड़ा सा पीछे आते हुए रुक कर माजिया को जिताया। उन लोगों के जाने के बाद अब्बा की बारी थी। इन्हें ना राहील पसंद था ना बड़ी खाला की आदतें। ये रिश्ता अम्मी और माजिया की पसंद पर हुआ था। अब्बा ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला सादिर करने वाले शख्स नहीं थे, मगर एक बेइत्मीनानी इन्हें इस मामले पर शुरू दिन से थी और इसका इजहार भी करने से वो कम ही चूकते थे। दिमाग ही नहीं मिलते साहबजादे के, मालूम नहीं किस बात पर इतना गरूर है। इस तरह अकड़े बैठे थे जैसे यहाँ आकर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो, बुज़ुर्गों तक का लिहाज नहीं है। ऐसा है तो नहीं राहील, पता नहीं आज ही क्यों इतना मूड ख़राब हो रहा था। आप अभी बेचारे कुछ परेशान। अब्बा ने अम्मी की बात भी पूरी नहीं होने दी। वो ऐसे ही है, इससे भी बदतर, बदतहज़ीब, नालायक। तुम्हें इसकी कौन सी अदा भा गई है, मेरी समझ में आज तक नहीं आ सका। बेहद खफकी के साथ कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। जब भी वो राहील के लिए इस तरह बेजारी का इजहार करते, माजिया को हमेशा ही बुरा लगता था। इस वक्त भी इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। खामखा ही पीछा पकड़ लिया गरीब का। ऐसा क्या बिगाड़ के चला गया है, यूँ आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। होने वाला दामाद है, इतना भी ख्याल नहीं। अम्मी वहीं खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बोले गईं। मकसद अब्बा को सुनाने से ज़्यादा माजिया की दिलजोई करना था, पर वो फ़ौरन ही दरवाजे में से फिर बाहर झांके। इस तवक्को में भी मत रहना कि मैं महज इसलिए तुम्हारे भांजे की बेहूदियों को बर्दाश्त कर लूँगा क्योंकि बदकिस्मती से मैंने तुम्हारे अहमकाना फ़ैसले को मुसल्लत होने दे दिया। इस बार वो इतनी ज़ोर से बोले कि अम्मी भी गुमसुम सी खड़ी रह गईं। अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खटाक से दोबारा फिर बंद हो चुका था। आज उन्होंने हमेशा से कहीं ज़्यादा सख्त लबो लहजे में राहील के लिए अख्तियार किया था। माजिया से ज़ब्त ना हो सका तो वहीं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इस बार अम्मी भी कोई फौरी दिलासा ना दे सकी, यूं ही से रंजीदा सी निगाहों से देख लगी। शानी की बेरोज़गारी का दौरानिया तवील होने लगा था। बिज़नेस करने के जितने भी प्लान बड़े जतन करके बनाए जाते, हिसाब किताब की जमा तफरीक पर आकर खुद ही रद्द हो जाते। चंद लाख में तो किसी दरमियाने दर्जे की जगह पर भी सिर्फ पान सिगरेट का कैबन ही खोला जा सकता है। इस शहर में जो कुछ हम करना चाह रहे हैं किसी तौर भी मुमकिन नहीं। उस रोज़ छुट्टी थी। अनवार चचा और हदीद भी वहीं उनकी तरफ आए हुए थे जब शानी दिल गिरफ्तार सा अपनी नाकामियों की दास्तान छेड़े हुए बैठा था। सभी इसकी हिम्मत बंधा रहे थे सिवाय अम्मी और माजिया के। अम्मी ने घर के बजट की जिम्मेदारी उठा रखी थी। आमदनी में मुस्तकिल कमी सबसे ज़्यादा उन्हें ही मुतासिर कर रही थी। एक खर्च को पूरा करो तो दूसरा सर पे सवार। ज़रूरत क्या है बिज़नेस का रोक पालने की।
آخر تم سے سیدھے سیدھے نوکری کیوں نہیں کی جاتی؟ اچھی بھلی تنخواہ مل جاتی ہے۔ وہ شانی کی ہٹ دھرمی سے اب اکتاتی سی جا رہی تھی۔ نہیں کرنی مجھے جاب، میں اب اپنا ہی کام سیٹ کروں گا بس۔ آخر آپ بار بار ایک ہی بات کیوں کیے جا رہی ہیں؟ وہ بدتمیز نہیں تھا، مستقل دباؤ کا شکار رہنے سے اکثر جھنجلانے لگا تھا۔ انوار چچا شانی کے بالکل قریب ہی بیٹھے تھے، اپنا بازو اس کے کاندھے پر پھیلاتے ہوئے بڑی شفقت سے بولے، اس طرح پریشان ہونے سے فائدہ ہے کچھ؟ ہاں؟ اپنی بات کہتے ہوئے ذرا سا رکے۔ شانی نے خفیف سا ہو کر سر کو تھوڑا سا جھکا لیا۔ انوار چچا کا یہاں گھر میں الگ ہی مقام تھا۔ ماضی اور وہ دونوں ہی ان سے والہانہ محبت کرتے چلے آئے تھے۔ میں اور حدید اس وقت یہی حل لے کر آئے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان دونوں پورشنز پر بینک لون لے لیتے ہیں، باقی جو کچھ ہمارے پاس ہے سب مل ملا کر تو تم ایک بہت ٹھیک ٹھاک سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ شانی سے بات کرتے کرتے ابا کی طرح متوجہ ہو گئے۔ نہیں نہیں، گھر کو تو میں داؤ پر کبھی بھی لگانے نہیں دوں گی۔ ایک یہ سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے، اسے بھی تجربوں کی نظر کر دو تم لوگ۔ امی ایک دم ہی تڑپ کر بولیں۔ انہیں انوار چچا کی تجویز بے حد بری لگی تھی۔ انوار چچا بیچارے کچھ خفیف سے ہو کر ابا کی طرف دیکھنے لگے، پر وہ بھی تھوڑے تذبذب میں تھے۔ بات سوچنے والی تو ہے، اگر خدا نہ کرے کہ شانی سے بزنس نہ چل سکا، پھر تو لون کی ادائیگی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ آپ تو ایسا نہ کہیں ابا، آخر قسمت ہمیشہ میرے لیے ہی برا کیوں کرے گی؟ مجھے تو اس بات میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ایک سہولت ہمیں مل سکتی ہے تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ شانی بہت پر امید سا ہو کر ابا کی طرف دیکھنے لگا۔ اور آپ تو خود ہمیشہ زور دیتے رہیں کہ تقدیر کو آزمانے سے کوئی نہ کوئی راہ تو ضرور ہی نکل آتی ہے، اور وہ راہ ہمیں گھر سے فٹ پاتھ کا راستہ دکھائے گی۔ پھر تم اکیلے ہی تو نہیں ہو، ابھی ہر ایک اتنی بڑی ذمہ داری بھی سر پر ہے، جو کچھ پاس ہے وہ بھی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امی نے ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھی ماضیہ کی طرف اسے متوجہ کیا۔ شانی کے چہرے پر سرخی سے پھیلنے لگی۔ وہ ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ ماضیہ انجان سی بنی اسی طرح گود میں رکھی مونگ پھلی کی پلیٹ میں سے دانہ دانہ چھیل کر منہ میں ڈالے گئی، حالانکہ دل ہی دل میں سے پوری امید تھی کہ شانی اور حدید فوراً ہی اس کے فلیٹ کا حوالہ تو ضرور ہی دیں گے، مگر وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ امی بات کا رخ اپنے من پسند موضوع کی طرف موڑ چکی تھی، جو کہ ماضیہ کا بھی تھا۔ ماضیہ کی شادی میں بھی اور دیر تو نہیں کرنی، آپا کب سے اصرار کر رہی ہیں، مگر میں اس لیے چپ ہوں کہ پہلے کہیں شانی کی نوکری لگ جائے۔ ابھی تو ماضیہ کی تنخواہ کا بھی کچھ نہ کچھ سہارا تو ہے۔ لا حول ولا۔ انوار چچا ہڑبڑا کر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھابھی، ماضیہ کا کیا سہارا لینا؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ اپنے قابل ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 3 دکانوں کا کرایہ، بھائی صاحب کی پینشن، اور ان کی بات پوری بھی نہ ہو سکی۔ بات یہ نہیں ہے چچا، اصل میں امی کو مجھ سے اب کوئی اچھی امید نہیں رہی، اس لیے مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ شانی کا سر جھکا ہوا تھا، مگر جس طرح رک رک کر اس نے اپنی بات مکمل کی تھی، سبھی کو اس کی آواز میں نمی کا سا احساس ہونے لگا تھا۔ اپنی بات کہہ کر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا اور انوار چچا نے اسے روکنا بھی چاہا، وہ باہر نکل گیا۔ جب وہ ماضیہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ شانی نے ایک ہاتھ کی انگلی سے آنکھ کے کونے پر ٹکے آنسوں کو جھٹک کر ہٹایا تھا۔ تم بعض اوقات واقعی بہت زیادتی کر جاتی ہو۔ کیا ضرورت تھی آخری سب کہنے کی؟ ابا خفگی سے امی کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ مطمئن تھی۔ میں جان بوجھ کر اسے کہتی ہوں، اسی طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گا۔ باہر سے موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی تھی، اور پھر چند منٹ بعد حدید، جو خاموشی سے اٹھ کر شانی کے پیچھے گیا تھا، مایوس سا واپس اندر آتا دکھائی دیا۔ چلا گیا؟ ابا بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھے۔ حدید نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آئے گا کہیں رات گئے، معلوم نہیں سارا دن کہاں کی خاک چھانتا ہے، کچھ کھاتا پیتا بھی ہے یا نہیں۔ بڑا لائق رہا ہے اپنی پڑھائی کے زمانے میں، اب نہ جانے زندگی کی آزمائشوں میں فیل ہو رہا ہے۔ ابا دھیرے دھیرے انوار چچا سے باتیں کرنے لگے۔ وہ بیچارے کچھ چپ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت نادانستگی میں شاید وہی ساری بحث کو چھڑوانے کے ذمہ دار بن گئے تھے۔ ماضیہ بور سی ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے خالہ کے گھر فون کرنے کا خیال ہے کہ آج راحیل کو بھی گھر پہ ہونا تھا۔ وہ اسی روز کی ناراضی لے کر جو گیا تھا تو ابھی تک دوبارہ یہاں کی خبر نہیں لی تھی۔ پھر اپنا ارادہ بدل کر اخبار سمیٹ کر اگلی طرف کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ تبھی حدید بھی اس کے پیچھے چلایا۔
मैं तुम्हें इतना तंग दिल कम अज़ कम नहीं समझता था। हमारे आपस के झगड़ों में तुम जो कुछ भी कह जाती थी मैंने इन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया था, मगर तुमने तो बिल्कुल ही मायूस कर दिया है माजिया। बिना किसी तमहीद के वो आते ही बरसना शुरू हुआ तो माजिया ने बड़ी हैरत से इसकी तरफ देखा। हदीद का ये लबो लहजा अजनबी सा था। शानी गरीब पहले ही इतना मायूस और परेशान है, ऊपर से तुम लोगों ने इसको बातें सुना सुना कर बिल्कुल ही इसकी ज़िंदगी मुश्किल कर डाली है। माजिया पहले तो चंद लम्हे इस शाज़ो नादर दिखाई देने वाले गुस्से को हैरत से तकिए गई। आखिर को संभलना ही पड़ा। तुम्हें जो कहना है वहीं जाकर कहो। मैंने क्या कहा है शानी को? जो कुछ कह रही थी अम्मी कह रही थी, खामखाई मुझे सुना रहे हो। ताई अम्मी की क्या गलती? सारा दिन तो तुम ही उनको भड़काती रहती हो शानी के ख़िलाफ़। मैं भड़काती हूँ अम्मी को? तुम होश में तो हो? माजिया का मारे गुस्से के बुरा हाल होने लगा। वो इस वक्त हद से ज़्यादा बेमुरव्वत हो रहा था। जिस वक्त भी मैं आता हूँ तुम यही किस्सा लेकर बैठ जाती हो कि तुम्हारे सारे पैसे घर में खर्च हुए जा रहे हैं। कल भी हालांकि मैंने तुम्हें इशारा भी किया था कि खामोश हो जाओ, तुम मुस्तकिल कहे गई कि पिछले 3 माह से यूटिलिटी स्टोर से घर का सामान तुम ताई अम्मी के साथ जाकर अपने पैसों से ख़रीद कर ला रही हो। और तो और अभी थोड़ी देर पहले जब वो अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था तुम्हें बिजली के ज़ाया होने का गम सता रहा था। कुछ तो शर्म करो, भाई है वो तुम्हारा। मालूम नहीं वो कब से इसकी एक एक बात को नोट कर रहा था और अब इन सब को ही जितलाने पर तुला हुआ था। और ऐसा सब कुछ कहने का हक इसे दिया किसने था? मैंने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है। आए बड़े शानी के हमदर्द बनकर। तुमसे कहा किसने है आकर हमारे मसले हल करो? पीछे ही पड़ गए हो। माजिया को अब इस पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि इसकी तरफ देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। हदीद अपने पोर्शन की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ उतर चुका था। वहीं से ज़ोर से बोला, खुदा करे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए तो हम सब सुकून का सांस लें। बड़ी सूटेबल ससुराल मिली है तुम्हें, दिमाग वहीं जाकर सही होगा तुम्हारा। कहते अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। माजिया बहुत देर तक वहीं बैठी अपना दिल जलाती रही। इतनी बेइज्जती, वो भी हदीद के हाथों, जिसके मुतालिक इसका ख्याल था कि इसमें किसी बात पर बुरा मनाने की हिस्स ही नहीं है। कितने वाज़ेह अल्फाज में वो इसकी और इसके ससुराल की औकात को जिता कर गया था। रंज के मारे माजिया की आंखों में आंसू आने ही लगे थे। इसने सख्ती से आंखें रगड़ डाली। जलता है मुझसे और क्या? पहली बार इसे खाला और राहील के इन शकूक व शुबहात में थोड़ी सी सच्चाई महसूस हुई, जिनका इजहार वो अक्सर ही किया करते थे कि अनवार चचा और हदीद दोनों ही को माजिया का रिश्ता राहील के साथ तय होने का रंज है। सारे अखबार बिना पढ़े ही समेट कर वो उठ खड़ी हुई। शानी की आड़ में बेचारा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ख़ुद को मुतमईन करने के लिए एक ना एक मफरूज़ा ढूंढ ही लिया जाता है। इस वक्त माजिया ने भी ऐसा ही किया। छुट्टी का घंटा बजते ही सारी इमारत जैसे किसी ख्वाब में से जाग उठी। डेस्क बंद करने की ठकाठक, सीढ़ियों और कॉरिडोर को तेज़ी से पार करने की फ़िक्र में उठते कदम, और सबसे बढ़कर कभी ना ख़त्म होने वाली बातें। एक बड़ा मखसूस सा हंगामा था जो रोज़ाना ही इस वक्त उठा करता था। आजकल मैडम ने मरकज़ी बड़ा दरवाज़ा खोलने की ममानियत कर रखी थी। साइड का छोटा गेट खुलता और लड़कियों को लाइन बनाकर जाने की हदायत होती। नादरा और माजिया जानबूझकर निकलने में थोड़ी सी देर करने लगी थी। इस वक्त भी छुट्टी होते दोनों स्टाफ रूम में आ बैठी थीं। वहाँ पहले से मौजूद कुछ और टीचर्स दबे लफ्ज़ों में प्रिंसिपल के इस नादिर शाही हुक्म पर तनकीद कर रही थी। कोई तुक भी हो, सभी परेशान होकर रह गए, लड़कियाँ भी और टीचर्स भी। खुद उनकी अपनी गाड़ी तो ठीक ऑफिस के सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब तो गेट खुल जाता है। हमारे लिए ही पाबंदी है। बात थी भी किसी हद तक ठीक। सभी हाँ में हाँ मिलाने लगी। तभी नादरा को कुछ ख्याल आया तो माजिया से पूछने लगी, तुम्हें अपनी खाला की तरफ चलना हो तो मेरे साथ चलो, आज मुझे उसी तरफ जाना है, तुम्हें भी छोड़ दूँगी। नहीं, मेरा तो आज कोई प्रोग्राम नहीं। माजिया ने बड़ी बेदिली से मना किया। हालांकि दिल भी बहुत चाह रहा था और घर की तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं थी। बस एक फ़ोन करके घर पर इत्तला करनी पड़ती। राहील को देखे हुए भी कितने बहुत से दिन हो गए। ये हिसाब किताब वो रोज़ाना ही लगाती और अफसरदा हो जाती थी। असल में अब माजिया की शादी करीब आती जा रही है, इसलिए अब होने वाली ससुराल में आना जाना कम कर दिया है। एक और जो करीब ही बैठी थी अपनी राय देने से ना चूकी। रफ्ता रफ्ता सभी को इसकी मंगनी के बारे में इल्म होता जा रहा था। माजिया बस यूँ ही मुरव्वतन मुस्कुरा दी। असल में तो अभी शादी का भी कोई अता पता नहीं था। खाला कभी तो एकदम ही शोर मचा देती, कभी खुद ही ठंडी होकर बैठ जाती।
आजकल दूसरी सूरत-ए-हाल चल रही थी। माजिया गेट से निकलकर इस तरफ चली आई जिस तरफ आम तौर पर इसका वैन वाला खड़ा होता था। बैठने ही लगी थी कि एक मोटर बाइक बहुत तेज़ी के साथ इसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। माजिया बमुश्किल ख़ुद को संभाल पाई। देखकर नहीं चला जाता क्या? अल्फाज पूरी तरह से अदा भी नहीं हो पाए थे कि एक नई हैरत मुंतज़िर थी। सामने राहिल खड़ा था। तुम्हें अम्मी ने बुलवाया, चलो बैठो। बेहद जल्दी में था और इसे 1 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं था। खुद माजिया को तो अब तक यकीन भी नहीं आकर दे रहा था कि राहिल इसे लेने के लिए यहाँ तक आ सकता है। तभी इसे राहिल का उस रोज़ वाला रवैया याद आने लगा। मैं घर पर बताकर नहीं आई हूँ राहिल, खाला से कह देना मैं फिर किसी रोज़ आ जाऊँगी। इसने थोड़ी सी रुखाई बरतना इस वक्त बहुत ज़रूरी समझा। शायद वो अपने इस रोज़ वाले रवैये पर शर्मिंदगी महसूस करके ही यहाँ तक चला आया है। फ़ोन घर चलकर कर देना, चलो जल्दी करो। हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ नर्म सा पड़ता महसूस हुआ। माजिया ने इसके चेहरे की तरफ देखा तो हल्के से मुस्कुराया। बाजी आप चल रही हैं या नहीं? वैन वाला अब तक इसके बैठने का मुंतज़िर था। नहीं, तुम जाओ, मुझे अपनी खाला के घर जाना है। इस बार फैसला करने में इसे एक पल भी नहीं लगा। वैन वाला कुछ अजीब सी निगाहों से राहिल को देखता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। स्कूल से लेकर खाला के घर तक जाने वाली सड़क पर सफ़र करते हुए इसे पूरा यकीन होने लगा कि राहिल इसे खाला के कहने पर नहीं, अपनी गलती का एहसास होने की बिना पर लेने आया है। जिस काया पलट का वो इतने अरसे से इंतज़ार करती चली आई थी, क्या पता इसका नुक्ता आगाज़ आज का ही दिन था। शर्माई नर्वस सी होती, मालूम नहीं मज़ीद कितने अंदाज़े लगा लेती। मगर जब रास्ते में पड़ने वाले सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स एक एक करके गुजरते चले गए और खाला के घर के करीब तरीन खस्ता हाल सड़कें शुरू हो गईं तो इसका दिल फिर से थोड़ा सा बुझने लगा। हो सकता है इसे यूँ रेस्टोरेंट में लेकर फिरना अच्छे छोरपन लगता हो, इसीलिए घर ही लेकर आया है। ख़ुद को समझाती बुझाती वो जब खाला की गली की तरफ मुड़ रही थी तो करीब से गुजरते हुए नादरा के रिक्शे को भी ना देख पाई। कोने वाला ज़ेरे तामीर मकान हनूज़ अपनी सारी बेतरतीबी के साथ आने जाने वालों का सब्र का इम्तहान लिए जा रहा था। माजिया को आज इसके पास से गुजरते हुए भी कोफ्त ना हुई। आज सहन और बरामदा खाली पड़ा था, न खाला न राहत भाभी। माजिया बरामदे में ही ठिठक कर रुक कर आवाज़ें देने लगी। अगर वाकई वो लोग घर पर नहीं थी, राहिल का मुझे यहाँ लाना कितनी नामुनासिब सी हरकत है। बावजूद राहिल को ता ज़िंदगी साथ खून माफ़ किए रखने के अज़्म के इसे बुरा सा महसूस हुआ। राहिल मोटर बाइक अंदर लाकर गेट को दोबारा बंद कर रहा था। यहाँ हूँ मैं, और कहाँ जाऊँगी जो इस तरह आवाज़ पर आवाज़ दिए जा रही है? खाला का जवाब इनके कमरे की तरफ से आया था। माजिया को तसल्ली हुई। अपनी बदगुमानी पर शर्मिंदा से होती वह खाला के कमरे में दाखिल हुई। यहाँ उम्मीद के मज़ीद शम्मे गुल होने के लिए तैयार थीं। शुक्र है जो ये तुम्हें लेकर तो आया। हफ्ते भर से खुशामद कर रही थी कि ज़रा माजिया को जाकर ले आ, मगर ये तो ऐसे बिदकता है जैसे चाबुक से घोड़ा। खाला लिहाफ में मुँह छुपाए ढकी लिपटी सी नीम दराज थी। शुक्र का कलमा पढ़ने के बाद अब अपनी घोड़े चाबुक वाली मिसाल पर मुँह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी। माजिया यूं ही चुपचाप उनकी शक्ल को तके गई। इसकी छोटी सी खुशफहमी का दौरानिया बस स्कूल से खाला के घर तक पहुंचने तक का ही था। सर्दी बहुत है आज, इधर कंबल में ही आ जाओ। तुम्हारी माँ को तो मैंने फ़ोन करके बता दिया है कि तुम आज यहाँ मेरे पास आ रही हो। माजिया बेदिली से बैठ के किनारे पर टिकी, इनकी बातें सुने गई और जब वो ज़रा खामोश हुई तो बस रस्मन ही साबी राहत भाभी का पूछ लिया, नज़र नहीं आ रही हैं दोनों, कहीं गई हैं क्या? साबी तो पड़ोस में गई है, घर में करे भी क्या बेचारी। माजिया को उनके जवाब पर हैरत भी हुई। आखिर और सब लोग भी तो घरों में कुछ ना कुछ करते ही हैं, और वो हसीना थोड़ी देर पहले अंडा शहद फेंट कर ले गई हैं मुँह पर मलने के लिए। इंतहाई कोफ्त के आलम में माजिया के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। राहत भाभी के लिए खाला का तंजिया अंदाज हमेशा ही बरकरार रहता था। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो इन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। माजिया ने नरमी से राहत भाभी की थोड़ी हिमायत करना चाहिए। मक्कार है अव्वल दर्जे की, असल में मियाँ के आने की सुनगुन मिल गई है, इसी की तैयारियां हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, हमें तो ये हथकंडे साफ बात है भाई अच्छे नहीं लगते। इस बार माजिया हंस पड़ी। बेशर्मी की क्या बात है इसमें, उनके शौहर हैं, इन्हें तो वो अच्छी लगनी चाहिए। वैसे मंजर भाई वाकई आ रहे हैं क्या? वो तो आने के लिए तैयार बैठा है, मैं नहीं मना किया हुआ है, चाह रही हूँ पहले शादी की तारीख ले लूँ। इस मौका पर मंजर के यहाँ होना बहुत ज़रूरी है।
जब ही रिजवाना और इसका मियाँ भी आ जाएंगे। उन्होंने मस्कत वाली बेटी दामाद के प्रोग्राम से भी लगे हाथों मुत्तला कर दिया। माजिया निगाहें झुकाए खामोश बैठी रही। खाला के मुँह से खुशखबरी सुनकर इसे बड़ी शर्म सी महसूस होने लगी थी। अब मुझे यहाँ आना जाना शादी तक कतई बंद कर देना चाहिए, ये फ़ैसला भी बैठे बैठे फौरी तौर पर कर लिया था। खैर से 3 माह तो तैयारी में ही निकल ही जाएंगे। आज मैंने तुम्हें इसीलिए बुलवाया था कि थोड़ा मशवरा कर लूँ। बड़ी मोहब्बत से इसके सर पे हाथ फेरते हुए राजदारी के साथ बोली, जी खाला। माजिया और भी मुअद्दब नज़र आने लगी। असल में ये खाला ही थी जिनकी मोहब्बत राहील के रवैये की तलखी को भुलाए रखती थी, या फिर इसके अपने जज्बात थे जो वह हर हाल में राहील का कहा सुना हर वक्त ही भुला देने का हौसला रखती थी। चंद एक बातें वो यूं ही कपड़े जेवर के बारे में, इसकी पसंद नापसंद के बारे में करती रहीं। फिर पता नहीं क्या ख्याल आया, शानी का पूछ बैठी, शानी की नौकरी कहीं लगी या नहीं। माजिया ने नफ़ी में सर हिला दिया, बड़े ताज्जुब से सर हिलाने लगी। असल में तुम्हारे अम्मी अब्बा ने लाड उठाकर इसे बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार कर दिया है। ऊपर से तुम्हारे ददियाल वाले भी खामखा की मोहब्बतें जिताने में किसी से पीछे नहीं हैं। सब ने मिलकर लड़के का सत्यानाश कर दिया। बैठे बिठाए अच्छे से अच्छा खाना पहनने को मिलता है, अच्छे से अच्छा खाना पहनने को मिलता है, इसे क्या पड़ी है कमाने की फ़िक्र करने की। इस बार माजिया ने उनकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाई थी। शानी की शक्ल बेसाख्ता निगाहों में फिर गई। जर्द चेहरा, बढ़ी हुई शेव, तेज़ी से गिरता हुआ वज़न और लबों पर ठहरी गहरी खामोशी। बहरहाल ऐसी पुरतायुश ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था जिसका नक्शा खाला खींच रही थी। सुबह सवेरे चाय का एक कप पीकर निकलता, रात गए दोबारा इसकी शक्ल घर में दिखाई देती। अम्मी सामने चाहे इसे जितने भी सख्त अल्फाज कह लेती, पीछे चुपके चुपके कई बार आंसू बहा चुकी थी। अब्बा बज़ाहिर नॉर्मल ही दिखाई देते थे, पर माज़िया जानती थी अंदर से मुस्तकिल टूटते जा रहे हैं। शानी उनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ था। इसकी तरबियत पर उन्होंने बरसों मेहनत की थी, फिर भी इसकी शख्सियत में कहीं कोई ऐसी दरार रह ही गई थी जो अब इसके पैर मजबूती से जमकर ही नहीं दे पा रही थी। तुम्हें अपने पैसे घर में देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। खाला के राजदाराना अंदाज पर वो घर शानी के ख्याल से निकल कर चौंकी। तुम्हारी माँ तो है बेवकूफ़ जो मियाँ और बेटे के बजाय बेटी की कमाई पर घर चलाने चली है। बहुत पैसा है तुम्हारे अब्बा के पास बैंक में, निकाल निकाल कर भी खाते रहेंगे तो बरसों आराम से गुजर जाएंगे। तुम अपने पैसों से अपनी चीज़ें बनाओ बस। लड़कियों को तो वैसे भी कितनी चीज़ों का शौक़ होता है, और नई नई शादी हो तो कितने ही अरमान। वो कुछ हैरान, कुछ कंफ्यूज सी होती। वो सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी जो खाला इसे बड़ी दानिशमंदाना अंदाज में समझा रही थी। कितनी ही देर गुजार गई, और क्या ख़बर अब्बा के अकाउंट में वाकई इतना बहुत सा रुपया पड़ा हो। ना चाहते हुए भी वो थोड़ी सी बदगुमान हो ही गई। तभी राहील अंदर चलाया। आज खाना नहीं लगना क्या? इस घर की औरतों को ख़ुद से किसी भी बात का एहसास ही नहीं होता। खाला को अपने लेक्चर के दौरान शायद ख़ुद भी इसके घर में मौजूदगी भूल चुकी थी। कुछ बौखला कर वो राहत भाभी को बुरा भला कहने लगी। मालूम नहीं क्या कर रही है कमरा बंद करके, होश ही नहीं है। घर वालों को खाना भी खाना है या नहीं। राहील के गुस्से से घबराकर वो खुद उठने लगी तो माज़िया ने मना करके ख़ुद किचन में चली आई। साफ़ सुथरा किचन, राहत भाभी का सलीका कम अज़ कम किचन और उनके अपने कमरे की हद तक ज़रूर ही मुँह से बोलता था। बाकी के हिस्सों पर उनकी अमलदारी खाला और साबी दोनों ही को मंजूर नहीं थी। सब कुछ तैयार ही था, सालन, चावल, हाट पाट में रोटियां और फ्रिज में सलाद की प्लेट। वो एक एक करके सब चीज़ें बरामदे की टेबल पर लाने लगी। चटनी, अचार, रायता, टेबल यहाँ से वहाँ तक भरती चली गई। राहील कुर्सी खींचकर इधर पहले ही बैठ चुका था। किसी पुरानी बात को याद करके बड़ी फ़ख्रिया लहजे में इससे बोला, देख लिया ना, हमारे घर में सभी कुछ अपना ही खाया जाता है। दूसरे घरों से मांग मांग कर ना खुद खाते हैं ना आने वाले मेहमानों को खिलाते हैं। एक हल्की सी उम्मीद जो अभी भी कहीं बाकी थी कि शायद वो इस खूबसूरत रिश्ते के हवाले से ही अपने रवैये पर शायद थोड़ी सी नदामत का इजहार कर ही ले, वो भी अब ना रही। माज़िया ने बड़ी मायूस निगाहों से इसे देखा। वो बड़ी बेनियाजी से किसी का भी इंतज़ार किए बगैर प्लेट में चावल निकालकर इस पर बोटियों का, सलाद का मीनार बनाने में मसरूफ़ था। तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो राहील? उस रोज़ शानी के घर पर ना होने की वजह से मुझे अनवार चचा के घर से तुम लोगों के अच्छे बहाने ढूंढ रखती हो तुम। मैं तो समझ रहा था तुम शर्मिंदा होगी, आइंदा के लिए ऐसा कुछ ना होने का यकीन दिलाओगी।
तुमसे इतना भी नहीं हुआ। बड़ी तेज़ी से इसकी बात काट कर वो ठीक इसी किस्म की तवक्को का इजहार कर रहा था जो वो खुद इससे बांध कर बैठी हुई थी। इतने दिनों की कोफ्त और रंज के बाद हाथ आया भी तो क्या। तुम हर बात को इतना लंबा क्यों करते हो राहील? ऐसी कौन सी बड़ी ख़ता सरजद हो गई है? माजिया को लगा जैसे वो रो देगी। राहील को न इसकी आवाज़ में आई कपकपाहट मुतासिर कर रही थी, ना ही इसकी आंखों में फैलता हुआ रंज। दिमाग ख़राब है मेरा, यही कहना चाहती हो ना? एक बात अच्छी तरह समझ लो तो हमने अपने घर की औरतों को इतनी आज़ादी नहीं दे रखी कि वो अकेले घरों में वक्त बे वक्त जाती फिरें, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ कोई पुराना दावेदार भी मौजूद हो। ज़ोर से कुर्सी से पीछे करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। खाने के लिए बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तरतीब दी हुई प्लेट को ज्यों का त्यों छोड़कर तेज़ी से सामने सहन से ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ चला गया। खाला जितनी देर में क्या हुआ कहती हुई बाहर आई, वो ऊपर भी जा चुका था। गुस्सा करके गया है। उन्होंने बड़े तासुफ से एक निगाह खाने की प्लेट और दूसरी ऊपर की मंजिल पर बने इसके कमरे की तरफ डाली। माजिया से कोई जवाब ना बन पड़ा। अब सारा दिन भूखा रहेगा। इसके साथ रहने के लिए तो बहुत समझदारी की ज़रूरत है। ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है। भूल कर भी बहस तकरार ना करना कभी। मैं माँ होकर इतना दबती हूँ इसके आगे कि पूछो मत। इस सारी बात में जो तंबी इसके लिए थी वो भी माजिया की समझ में आ रही थी। आज तो बड़े लोग आए हुए हैं हमारे घर। मुझे पता होता वहाँ पड़ोस में बैठी खामाखाही झूठी सच्ची बातें ना सुन रही होती। अपने मटर गश्त से फारिग होकर साबी दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई। खाला के घर की रोशन ख्याली का जीता जागता सबूत माजिया के जहन के सिम से उलझता हुआ महसूस हो रहा था। मालूम नहीं यहाँ किसकी हद कहाँ तक थी। राहील की खुश शक्ल बारोब शख्सियत के पीछे से झांकता हुआ एक और शख्स, तंग दिल, वहमी, शक्की, जहनी मरीज़। माजिया ने हल्के से सर को झटकते हुए शायद बहुत सारे वहम भी दूर करने चाहे थे, मगर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना प्लीज़। ऐसी भी क्या बात है? बहुत धीरे से मुस्कुराई। आज पूरे 3 दिन बाद स्कूल आई थी और सच्ची बात तो ये कि मुस्कुराई तो क्या, किसी की तरफ देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। वो माजिया गलत मत समझ लेना, असल में तो मैं तुम्हें एक दोस्त के तौर पर ही कुछ कहना चाह रही हूँ। माजिया ने अब ज़रा गौर से सामने बैठी नादरा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर जो तज़ब्ज़ुब किसी कैफियत छाई हुई थी बहरहाल तवज्जो तलब थी। बताओ ना, बात क्या है? उस रोज़ तुम्हारे कज़न ही थे ना वो, जिनके साथ तुम जा रही थी बाइक पर? मैंने तुम्हें गेट पर भी देखा था, फिर जब तुम उनकी गली में मुड़ रही थी तब भी। ओ हाँ, वो असल में राहील बताए बगैर ही अचानक आ गया था। खाला को कुछ काम था इसलिए उन्होंने बुलवा लिया था। माजिया ने तेज़ी से उसकी बात काटी। असल में इसे अभी अभी नादरा की इस रोज़ अपने साथ चलने की दावत देना याद आई थी और ये थोड़ी सी सफाई इसलिए इसने देना ज़रूरी समझी थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं गई। तुम्हारी मंगनी की खबर यहाँ सबको है। स्कूल, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की एक एक बात को बड़ी अहमियत देती हैं। 9वीं क्लास की बच्चियाँ वहीं खड़ी थी। मैंने ख़ुद उन्हें कहते सुना एक दूसरे से कि देखो शायद यही मिस माजिया के मंगेतर हैं, आज इन्हें लेने खुद स्कूल आए हैं, तभी तो आज अपनी वैन में नहीं जा रही। माजिया को अपना चेहरा तपता हुआ सा महसूस होने लगा। इतनी ज़रा सी लड़कियों की ये मजाल। कौन सी लड़कियां हैं? मुझे कल ज़रा असम्बली में दिखाना। बेहुदा, बदतमीज़, बड़ों के बारे में बात करने का तरीका नहीं है, ठीक करके रख दूँगी। नादरा को शायद इससे इतने बचकाना रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। माजिया के हाथ पर अपना हाथ रखते बड़ी नरमी से बोली, ऐसी बातों को तो खैर नज़रअंदाज कर देना ही अच्छा होता है। बात बेकार में ही और फैलती है। बस आइंदा खुद ही ख्याल रखना। तुम्हारी नसीहत का बहुत शुक्रिया। मुझे भी अकल है कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत रुकाही से इसका हाथ एक तरफ करते उठकर खड़ी हो गई। नादरा के रोकने पर भी नहीं रुकी। छुट्टी होने तक इसका मूड ख़राब ही रहा। अगले 2 पीरियड्स 9वीं क्लास में ही थे। यही सोचकर बार बार लड़कियों पर गुस्सा उतरता रहा कि इनमें से ही कोई हैं जिन्हें इसके बारे में फजूल कयास आराई की हिम्मत हुई है। घर पहुंची तो गेट पर ही अनवार चचा मिल गए। एक पुरानी सी छोटी सी गाड़ी पता नहीं किन वक्तों की उनके पास थी, जिसकी बेहतरीन देखभाल करते और ख़ास मौक़ों पर निकाला करते, बेहद अजीज़ रखते। आज वही बाहर खड़ी चमक रही थी और उनके साथ शानी भी कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ख़ुद शानी का इस वक्त घर पर होना अहम बात थी, ना कि वो और दिनों की निस्बत हुलिये में भी बेहतर दिखाई दे रहा था।
آپ لوگ اس وقت کہاں چل دیے؟ بہت دن سے کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے ہیں، بوریت ہو رہی ہے، میں اور شانی مل کر کوئی پروگرام بنا رہے ہیں۔ انوار چچا بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مازیہ کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ نے شانی کو نہ جانے کیا جتایا تھا جو وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر جھک کر گاڑی کے ویل کے ہوا چیک کرنے لگا۔ بہت دن سے تم ہماری طرف بھی نہیں آئی، میں نے کہلوایا بھی تھا، ابھی سے بہت مصروف ہو گئی ہو۔ انوار چچا کا محبت بھرا شکوہ بجا تھا۔ اسے ان کا پیغام کئی بار ملا تھا، مگر وہ اب جان بوجھ کر ان کی طرف جانا کم سے کم کر دینا چاہتی تھی۔ کیا فائدہ، جب راحیل ہی کو برا لگتا ہے، یہ سوچ کر رہ گئی تھی، پر اب جب وہ سامنے کھڑے وجہ دریافت کر رہے تھے تو صاف صاف یہی بات ان سے بھی کہہ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ یوں ہی آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گئی۔ وہ بھی بہت جلدی میں تھے، بات نبھ بھی گئی۔ جب تک انوار چچا اور شانی چلے نہیں گئے، مازیہ برآمدے میں کھڑی دیکھے گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انوار چچا خود تھے، اس بارے میں انہیں کسی کے اوپر اعتبار نہیں تھا۔ امی بتاتی تھیں کہ ایک گاڑی انوار چچا نے خاص آسیہ چچی کی پسند سے خریدی تھی، رنگ ماڈل سب انہی کی چوائس تھا، سب ان کی یاد کی طرح وہ اسی گاڑی کو بھی دل سے لگائے ہوئے تھے۔ مازیہ بہرحال اس وقت انوار چچا کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے شانی کے حال پر کوڑنے کے لیے یہاں رکی تھی، جو ان کے ساتھ تفریح کے لیے نکل رہا تھا۔ ایک طرح سے تو خالہ کا کہنا 100% ٹھیک تھا، شانی کو بگاڑنے میں سبھی کا ہاتھ تھا، ابا، امی، انوار چچا اور شاید وہ خود بھی۔ بہرحال اس مہینے تو میں تنخواہ کا ایک پیسہ بھی گھر کے بیکار کے اخراجات کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ برآمدے سے اندر کا رخ کرتے ہوئے اس نے پکا فیصلہ کیا، پھر پوری دل جمی کے ساتھ اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ امی پورا مہینہ منتظر رہیں کہ وہ انہیں اپنی تنخواہ لا کر دے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انہوں نے پہلے دبے پھر صاف لفظوں میں یاد دہانی بھی کرائی، مگر اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ پھر جس دن مازیہ اسکول سے واپسی پر نادرا کے ساتھ جا کر شاپنگ کر کے آئی، اس روز وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ خوبصورت بیڈ شیٹس، کشن کورز، چند ایک سوٹ اور میک اپ کا بہت سارا سامان، یہ خرید لینے کی خوشی مازیہ کو پورے ہفتے سرشار کیے رہی۔ مہینے کا سودا، سلف، بجلی، گیس کے بل، وہ ہر تردد سے بچی رہی۔ گھر میں سبزی اور دال کا استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے، نوٹ کر لینے کے باوجود بھی اسے کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں لگی۔ اور اب دوسرے مہینے کی تنخواہ بھی مل چکی تھی، مازیہ کے پاس ایک اور شاپنگ لسٹ تیار ہو چکی تھی۔ اس مہینہ راحیل کی سالگرہ بھی آ رہی تھی، گوئی سے پورا سال ہی یہ تاریخ یاد رہتی تھی۔ پھر بھی 10-15 دن پہلے بڑی خالہ جب ان کی طرف آئی تھی تو اسے یاد دلانا نہیں بھولی تھی، اور آج وہ پھر سے آئی بیٹھی تھی۔ اگلے ماہ کی تاریخ کیسے دے دوں آپا؟ پیسوں کا بھی تو کچھ انتظام ہو، شانی کہیں لگ جاتا تو کچھ بات بھی تھی، کچھ مہینوں کے لیے اس بات کو ٹال ہی دیں۔ مازیہ نے امی کو کہتے سنا، دانستہ ان کے کمرے سے باہر ہی رک گئی۔ تنگ سا لمبا کوریڈور خالی پڑا تھا، کیسے ٹال دوں، منظر آنے پر تلا بیٹھا ہے۔ معلوم نہیں کس کس جتن سے اسے روک رہی ہوں، میرے ہاں بھی سارا خرچہ اٹھانے والا وہی تو ہے۔ خالہ اپنی مجبوریاں گنوا رہی تھیں، راحت بھابھی کی چالاکیوں پر برہم ہو رہی تھیں، جنہوں نے یہاں بیٹھے بیٹھے منظر بھائی کو بالکل اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ سب کی اپنی اپنی مصلحتیں، اپنے اپنے جواز تھے، اس کی خوشیوں کے لیے شاید کوئی بھی فکر مند نہیں تھا۔ مازیہ کو تو ایسے ہی لگ رہا تھا۔ مازیہ کے ابا کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مازیہ والا فلیٹ بیچ کر کوئی تھوڑا سا چھوٹا فلیٹ خرید کر مازیہ کو دے دیں اور باقی پیسوں سے شادی کے خرچے اٹھا لیں، شاید یہ کام بہت آسانی سے۔ امی کی آواز میں جو جھجک سی تھی مازیہ کو کمرے سے باہر کھڑے ہو کر بھی محسوس ہوئی۔ شاید بڑی خالہ کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے ان کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کہیں اندر سے پل بھر کے لیے اس خیال نے پھر سر اٹھایا، مگر اب کچھ عرصے سے جس غیر جذباتی انداز میں تھوڑا سا خود غرض بن کر زندگی بسر کرنے کی پریکٹس کر رہی تھی، اسی کی خوبیاں خود اس پر بھی اب کھلنی شروع ہو چکی تھیں۔ اندر چند لمحوں کے لیے بالکل ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ آپشن شاید خالہ کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھا۔ فی الحال تو یہ ایک طریقہ دکھائی دے رہا ہے فوری طور پر اس فرض سے فارغ ہونے کا، پیسہ اولاد سے بڑھ کر تو نہیں۔ اتنا ہی ہوتا تو شانی کیوں اس طرح برباد ہو رہا ہوتا؟ اس کے ابا کو میں نے کبھی اس طرح کمزور پڑتے نہیں دیکھا جیسے شانی کے معاملے میں ہوتے جا رہے ہیں۔ امی کی آواز نسبتاً نیچی تھی، مازیہ کو بہت کوشش کر کے بات سمجھ میں آ سکی تھی۔ میں راحیل سے مشورہ کر کے ہی کچھ بتا سکتی ہوں۔
खाला अब शायद अपने गौर व फिक्र से फारिग हुई थी। अम्मी के बाकी मसलों से जाहिर है इन्हें क्या सरोकार था। माजी एक गहरा सांस लेते वापस पलट आई। मालूम नहीं वो सारी दौलत कहाँ थी जो बकौल खाला के बरसों बैठकर खाने के लिए काफ़ी थी। वो अपने अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचना चाहती थी। फिर भी कुछ तो ऐसा था जो किसी पिन की तरह मुस्तकिल चुभे जा रहा था। उस रोज़ खाला जल्दी ही चली गई। माजिया उनके जाने के बाद कुछ देर तो यूं ही बेमकसद एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाती रही। फिर बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर सामने वाले अहाते में निकल आई। अभी शाम पूरी तरह ढली नहीं थी। यहाँ आती निगाह खुद ब खुद बार बार अनवर चचा के सब्ज़े से ढके घर की तरफ उठती रहती थी। छोटे से पोर्च में कपड़ा लिए वो अपनी गाड़ी को चमकाते हुए नज़र भी आ गए। माजिया मुस्कुराते हुए दानिस्ता थोड़ा सा पीछे हट गई। अगर उनकी भी नज़र पड़ जाती ज़रूर ही आवाज़ देकर बुला लेते। उनकी मोहब्बत के आगे शर्मिंदगी भी होती थी, पर इस शर्मिंदगी को झेल लेना बददर्जा आसान था बानिस्बत राहील जैसे गुस्सेले इंसान की खफगी के। वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ रही थी तो अनवर चचा के साथ शानी और हदीद भी खड़े दिखाई दिए। हाथों में कुछ कागजात लिए मालूम नहीं क्या मसला डिस्कस कर रहे थे। माजिया ठिठक कर वहीं सीढ़ियों पर रुक गई। शानी आजकल अनवर चचा को बहुत टाइम दे रहा था, ये शायद वो इसे। माजिया को याद आया कि चंद रोज़ पहले अम्मी ने जिक्र भी किया था कि बहुत दिन से अनवर चचा सुबह शानी के साथ ही निकलने लगे। बहरहाल दोपहर तक घर भी वापस आ जाते थे, जबकि शानी की वापसी का टाइम अब भी रात गए ही था। और अब इस वक्त उसका उनके घर पर होना बहरहाल थोड़ी सी हैरत का बाइस तो था। माजिया ने अंदर आकर अम्मी से जिक्र किया, जाता होगा कहीं, सैर तफरी खाना पीना दसियों मशगले हैं अनवर के, भतीजे का भी दिल बहलाते रहते हैं। माजिया को लगा बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं। जब से ख़ुद इसने बड़ी खाला की नसीहतों को गिरह में बांधा था, शानी के बारे में तो इसकी अपनी राय भी ऐसी होती जा रही थी। बिल्कुल ही बिगाड़ देंगे सब मिलकर। अब्बा तो इसे खैर कुछ कहते ही नहीं हैं, ऊपर से चचा भी खाम में इसका फेवर करते हैं। हदीद पर तो हमेशा ही सख्ती करते रहे, देखे कैसा जम कर नौकरी कर रहा है, उनका अपना बेटा है ना। बोलते बोलते एकदम ही चुप हो गई। राय और जहन ही नहीं, शायद ज़ुबान भी इसने खाला से ही मुस्तार ले ली थी। ख़ुद इसे अभी अभी बिल्कुल ऐसे ही लगा था जैसे वो नहीं खाला बोल रही हैं, वही अल्फाज वही लहजा। रात के खाने के बाद जब अब्बा हस्बे मामूल बड़े कमरे में आकर बैठे हुए थे, शानी और हदीद भी आके, और आज बहुत दिन बाद ऐसा हुआ था। माजिया ने नोट किया कि आज शानी बहुत बदला बदला सा लग रहा था। कपड़े भी साफ़ सुथरे इस्त्री हुए थे और चेहरे पर छाई ज़माने भर की बेजारी भी गायब थी। अपनी महवियत में से पता ही नहीं चला कि हदीद ने हाथ में थामा हुआ एक शॉपर अम्मी के हवाले किया। वो जब चौंकी जब अब्बा इसकी बाबत पूछ रहे थे। हम लोग बाज़ार गए हुए थे, ताया अब्बू वहाँ अचानक याद आए कि राहील का बर्थडे है अगले हफ्ते में, तो बस ऐसे कुछ गिफ्ट इसके लिए भी ले लिए। हदीद ने बड़े सरसरी से अंदाज में ये छोटी सी तफसील बताई थी, मगर अब्बा कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। राहील को जो कुछ भी अम्मी अपनी तरफ से देती थी वो हदीद ही लाकर देता था। इसकी चॉइस बहुत अच्छी भी थी और माजिया का दिल चाहा अभी शॉपर खोलकर एक जायज़ा ले ही लिया जाए कि वो क्या कुछ ख़रीद कर लाया है। पर अब्बा का लिहाज आड़े आ रहा था। माजिया जाओ चाय लेकर आओ। अम्मी ने इसे वहाँ से उठाने के लिए बड़ा मुनासिब जवाज़ निकाल ही लिया। जब वो चली गई तो फ़ौरन ही उन्होंने आज खाला की आमद और अगले महीने शादी रख लेने के इसरार का किस्सा उन लोगों के गोशो गुजार करना शुरू कर दिया। हदीद और शानी तो खामोश थे। अब्बा ज़रूर बार बार एक नुक्ता एतराज़ उठा रहे थे, ये कोई तरीका है, खामख़ाही प्रेशराइज़ कर रही हैं। मैंने कहा भी था कि उनसे कह देना, कब से टाल रहे हैं, करनी तो है नमाजिया की शादी, मंजर आने वाला है। मस्कत से जाहिर है कि वो चाह रही हैं कि ऐसे मौका से फ़ायदा उठाया जाए जब उनका बड़ा बेटा भी यहाँ मौजूद हो। अम्मी मनाने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर वो मुस्तकिल ही बुड़बुड़ाते रहे। अल्लाह की शान है, बस एक साहबजादे इस कदर दब्बो कि बीवी बेचारी की यहाँ गत बनी हुई है और वो वहाँ बैठकर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, और दूसरे पे जिसका किसी वक्त मिजाज ही नहीं मिलता। हदीद को अचानक ही कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन करना याद आ गया था। उठ खड़ा हुआ। अम्मी और अब्बा दोनों ही अपने बीच छिड़ी बहस को बीच में ही छोड़कर इसे रोकने लगे, मगर वो फिर भी नहीं रुका। बाहर खुंद खवा के झोंके थे। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। तारों भरे आसमान की चमक कुछ मध्यम मध्यम सी थी।
बहुत दिन हुए इसे कुछ ऐसे ही लगने लगा था। अपने घर की तरफ जाते हुए जब वो अहाते में से गुजर रहा था तो इसे किचन की खिड़की में से माजिया की एक झलक दिखाई दी। एक अफसोदा सी मुस्कुराहट हदीद के लबों पर उभरी और मासूम भी हो गई। अंदर अब्बा बड़ी मायूसी से कह रहे थे, कितना चाहा अनवार ने कि माजिया का रिश्ता हदीद से हो जाए। कितना भला, कितना प्यारा बच्चा है, कोई मसला, कोई फ़िक्र ना होती मुझे। अब तो लगता है जैसे सारी ज़िंदगी के लिए माजिया की तरफ से दिल ही बैठा रहेगा। माजिया चाय लेकर आई तब तक अम्मी फ़्लैट को बेचने वाली बात भी निकाल चुकी थी। आपने ख़ुद कहा था कि माजिया को छोटा दिलाकर बाकी पैसों से शादी का खर्चा उठा लेंगे। उन्होंने अब्बा को याद दहानी कराई तो उनके कुछ कहने से पहले ही शानी तेज़ी से बोला, नहीं अम्मी, माजिया को फ़्लैट बहुत पसंद है, इसी के लिए रहने दीजिए। आप खाला से थोड़ी सी मोहलत ले लें, मंजर भाई को आने दें, शादी इस साल के बजाय अगले साल रख लें, तब तक हमारे पास भी सारा इंतज़ाम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, अब्बा, माजिया तीनों ही ने बैक वक्त इसे चौंक कर देखा। उसकी अपनी ज़िंदगी में एक लंबे अरसे से जो बेयकीनी का आलम ठहरा हुआ था, इसको झेलते हुए इतना बड़ा दावा इतने यकीन के साथ किस तरह कर रहा था। बैक वक्त इन तीनों को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर शायद वो ख़ुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। मेरा मतलब, कोई अच्छी सूरत निकल ही आएगी। हैरत की इस पल से एक एक करके सभी बाहर निकलने लगे। कहाँ से निकल आएगी कोई अच्छी सूरत? यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे ये साल भी निकल गया तो फिर भी तो आखिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अम्मी पर मायूसी भरी झुंझलाहट तारी हुई जो बिल्कुल फितरी सी बात थी। चाय सर्व करती माजिया को थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। कभी कभी यही सोच कर होने लगती थी कि अब 2 माह से घर में फैली हुई टेंशन को बढ़ाने में इसका भी हाथ है। क्या था अगर इसके लाए हुए पैसों से थोड़ी बहुत उलझनें ख़त्म हो जाती तो? अम्मी कह रही थी अब तो ये हाल है कि 2 माह हो गए कोई बिल अदा नहीं हुआ। वक्त गुजरा तो कहीं बिजली और गैस कटने की नौबत ही ना आ जाए। मेरे पास जो प्राइस बॉन्ड पड़े हैं कल वो निकाल कर शानी को दे देना, चेंज करवा कर कुछ ज़रूरी काम निपटाएगा। अब्बा ने उन्हें तसल्ली दी। और फिर अगला महीना फिर कहाँ से लाएंगे? अम्मी पर अब्बा के दिए गए हल्का के खातिर खा असर नहीं पड़ा था। अब्बा आगे भी कुछ कह रहे थे, असल मौजू बिल्कुल ही पीछे चला गया था। माजिया को एकदम ही बहुत ज़ोर की सर्दी से लगने लगी। दिल बेसाख्ता किसी नर्म से कंबल में मुँह छुपाकर लेट जाने को चाहने लगा, तमाम उलझनों, तमाम वसवसों से बिल्कुल अलगर सा होकर। इसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया था कि पीछे से शानी की आवाज़ उभरी, आप अपने प्राइस बाउंड रहने दें अब्बा, घर के दूसरे खर्चों की फ़िक्र मत करें। मेरे पहले कंसाइनमेंट की अदायगी 1 आध दिन में होने वाली है, सब काम बहुत आराम से हो जाएंगे। अम्मी, आप मुझे सुबह सारे बिल इकट्ठे करके दे दीजिएगा। बहुत मजबूत और साफ लहजे में शानी कह रहा था। माजिया ने बेहद हैरत ज़दा होकर वापस इन लोगों की तरफ मुड़ कर देखा। रोशन चमकीली दोपहर सारे घर को मुनव्वर किए हुए थी। बाहर के रुख पर खुलने वाले सभी कमरों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर अम्मी ने खिड़कियां खोल डाली थीं। हल्की सी खुंद हवाओं के साथ बड़ी सुकून आमेज़ गरमाइश भरी धूप अंदर तक फैल रही थी। अनवार चचा बड़े कमरे की आराम कुर्सी पर बैठे हुए अब्बा की किसी बात पर बड़े ज़ोर से हंसे थे। डाइनिंग टेबल के पास खड़ी अम्मी मिठाई के डब्बे में से मिठाई निकालकर प्लेट में निकाल रही थी। थोड़ा सा चौंक कर इन लोगों की तरफ देखने लगी, फिर बिना बात को समझे खुद भी मुस्कुराने लगी। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं आ रहा, हालांकि अब तो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ चुका हूँ। माशाल्लाह, बस कमाल ही कर दिखाया है तुम लोगों ने तो। वो सब लोग अभी भी शानी का बड़ा स्टाइलिश सा ऑफिस देख कर आ रहे थे और अब्बा ये बात इस सारे वक्त में कितनी ही बार कह चुके थे। उनके कमज़ोर से वजूद को खुशी पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। जब भी कभी वो खुश होते थे तो एक बहुत ही प्यारी सी चमक उनकी आंखों में आकर ठहर जाती थी। माजिया ने बहुत मोहब्बत से उनकी तरफ देखा। आज निगाह कहीं भी ठहर नहीं पा रही थी, बार बार उठती फिर झुक जाती। कल रात भी जब शानी देर तक सारी तफसील सुनाता रहा कि किस तरह अनवार चाचा ने उसके लाख मना करने के बावजूद अपने कसम देकर वो सारी रकम लेने पर मजबूर किया, बल्कि ऑफिस और बिज़नेस की सारी सेटिंग देखभाल में वो और हदीद किसी इसके साथ कदम कदम चल रहे हैं। वो मुझे बताए बगैर अपना घर गिरवी रखकर लोन हासिल कर चुके थे अब्बा। अपने हिस्से की 3 दुकानें भी उन्होंने और हदीद ने किसी स्टेट एजेंट के ज़रिए बेच दी थी। उनके अकाउंट, उनके डिपॉज़िट जितने भी थे सभी। शानी की आवाज़ बार बार बावजूद कोशिश के रुकने लगती। ख़ुद को कंपोज करने में इसे कुछ वक्त लग ही जाता और इस तमाम वक्त में माजिया का सर और भी झुकने लगता।
अलमारी में रखे हुए बड़े बड़े शॉपर्स रात से किसी भारी बोझ की तरह कांधों पर धरे थे। हालांकि शानी की खुशी में पूरे दिल से शरीक थी, मगर ना तो दिल पर छाई गहरी शर्मिंदगी कम हो रही थी और ना ही कांधों को शल करता हुआ बोझ ही कम हो रहा था। मुझे अपने भाई पर फ़ख्र है, अब्बा बड़े जज्ब से कह रहे थे। अनवर चचा की निगाहें झुकी हुई थीं, मगर उनके चेहरे पर बड़ी गहरी तमानियत थी। माजिया ने बड़े रश्क से उनकी तरफ देखा। कैसे बाकमाल बासिफ़ात लोग हैं ये। अब्बा, चचा, शानी और हदीद अलग अलग होते हुए भी फितरतन हैरत अंगेज़ तौर पर मिलते जुलते, और वो ख़ुद इन लोगों से शायद कोई एक सिफ्त भी पाने से महरूम ही रही थी। हदीद नज़र नहीं आ रहा है भाई? आया तो हमारे साथ ही था, अब्बा पूछ रहे थे। शानी भी उनकी तरफ देखने लगा। मैं तो समझ रहा था कि यही है, शायद उधर घर से कुछ लेने गया है। अनवर चचा के लहजे में थोड़ी सी हिचकिचाहट से महसूस हुई। अभी आ जाता है। दरअसल एक साहब हैं पुरानी गाड़ियों का ज़ख़ीरा करने के शौकीन। उनका दिल हमारी गाड़ी पर आया हुआ है। बड़ी अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं। सोचा यूं ही बेकार तो खड़ी है, कुछ पैसे आ जाएंगे, काम ही आ जाएंगे। हदीद ज़रा उन्हीं के पास गया इस वक्त। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उनकी कही बात को बिल्कुल सरसरी तौर पर लिया जाए। उनके मुंह से निकले अल्फाज में क्या तासीर थी कि सब ही एकदम बिल्कुल खामोश हो गए। अब्बा का गुलाब जामुन की तरफ बढ़ता हुआ हाथ, शानी के हाथों में थमा हुआ तौलिया, अम्मी का किचन की तरफ बढ़ता हुआ कदम, सारा मंजर पल भर के लिए साकित हुआ और फिर जाग उठा पूरे ज़ोरों शोर के साथ। वो गाड़ी, पता भी है क्या कह रहे हो? आसिया की निशानी। ऐसा नहीं कर सकते चचा आप। अब्बा, अम्मी और शानी तीनों ही एक साथ बोलना शुरू हुए थे। अनवर चचा बमुश्किल इन्हीं तीनों को चुप कराने में कामयाब हुए थे। इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती जा रही है, अब कब तक संभाल कर रख सकते हैं? बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कुछ साल बाद कौड़ियों के दाम रह जाएंगे। अच्छा है जो अभी एक और कुर्बानी। माजिया को अपने दिल पर आंसू से गिरते हुए महसूस हुए। वो गाड़ी यहीं रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास। कमाल है, आज तक मुझे और हदीद को तो चलाने के लिए हाथ तक नहीं लगाने दिया आपने, और अब चले हैं बिल्कुल ही किसी अजनबी के सुपुर्द करने। शानी नाराज़गी के साथ कहते हुए सामने वाले कमरे के खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ टेलीफोन की घंटी बजे जा रही थी। माजिया, तुम्हारा फ़ोन है, साबी बात करेगी। वहीं से पुकार कर कहता वापस इधर ही आ रहा था, और अनवर चचा ने अपनी बहस जारी रखने के लिए। माजिया के इस वक्त बिल्कुल भी साबी की नाकाबिले बर्दाश्त बोरिंग बातें सुनने का मूड नहीं था। अब क्या किया जा सकता था? हेलो। इसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ राहील था। मैंने साबी से तुम्हें बुलवाने के लिए कहा था, बहुत ज़रूरी बात करना थी। हस्बे मामूल उखड़ा उखड़ा हुक्म भरा लहजा। कोई और वक्त तो शायद वो इसी बात पर खुश हो लेती कि कम अज़ कम राहील ने इसे किसी बहाने से फ़ोन तो किया। इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मी बता रही थी तुम लोगों का इस फ्लैट को बेचने का प्रोग्राम बन रहा है। सही है क्या ये बात? हालांकि वो हमेशा इसी टोन में बात करता था, आज माजिया को बड़ा अजीब सा लगा। सुन रही हो ना, वाकई तुम्हारे अब्बा का यही इरादा है? माजिया की निगाह खुद ब खुद खुले दरवाजे के उस पार होती हुई अब्बा पर जा ठहरी। हाँ। राहील को शायद ये इतराफ़ जुर्म ही इसकी ज़ुबानी सुनना था। बाकी जो कुछ आगे वो खुशी खुशी बताना चाह रही थी, इसे सुनना इसके लिए कतई गैर ज़रूरी था। सुनो माजिया, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, मुझे ये बात कतई मंजूर नहीं। तुम्हें ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हम फिर सारी ज़िंदगी इतना बेहतरीन घर नहीं बना सकेंगे। मैं तुम्हारे घर वालों की इस तरह की बेवकूफ़ियों को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और अगर फिर भी वो, पीछे से खाला की बोलने की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं इसे समझा रही थी या मना कर रही थी। माजिया ने यह भी ध्यान नहीं दिया। गलत सलत होती आवाज़ें, बनती बिगड़ती शक्लें और एक दर्द भरा एहसास। जिस चीज़ की चाह में वो अब तक आंखें बंद किए अंधाधुंध भागती रही थी, वो तो शायद इसे कभी भी दरकार नहीं रही थी। बड़ी हैरत से माजिया ने मेरी आँख से गिरे आंसू की तरफ देखते हुए सोचा, जो मेज़ की साफ सतह पर चमक रहा था। दूसरी तरफ से राहील शायद इसकी मुस्तकिल खामोशी से झुंझलाहट भरी आवाज़ में हेलो हेलो कहे जा रहा था। एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ माजिया ने लाइन डिस्कनेक्ट करके रिसीवर साइड में रख दिया। तभी इसे लगा जैसे इसकी शान ने इस अनचाहे बोझ से एकदम ही आज़ाद हो गए हों। एक बात तो बहरहाल बिल्कुल तय हो ही गई थी कि वो बेशकीमत फ्लैट अनवर चचा की पुरानी साल खुर्दा गाड़ी से ज़्यादा कीमती तो हरगिज़ भी नहीं था।
ایک گہرے اطمینان کے ساتھ کمرے کے کھلے دروازے سے مازیہ واپس سی سنہری منظر میں داخل ہو گئی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔